बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या आप खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। दिस इज अरबला हसन एंड दिस इज इमरान हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। और आज जुम्मा भी है। मजे में होने की वजह आज जुम्मा भी है, मजे में होने की वजह आज जुम्मा भी है। यस इस वीकेंड जुम्मा मुबारक आप सब लोगों को। अल्लाह करे आपका दिन। मैंने ना दोबारा कंफर्म किया कि मैंने ब्लंडर तो नहीं किया, सुबह मैंने सिर्फ वीकडेज। चलो जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम कंफर्म करते जाएंगे, साथ साथ आपके साथ मिलकर हम सिलसिला चलाते जाएंगे। यस इट्स फ्राइडे, सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है इसको। और अल्लाह करे आपका जुम्मा भी और आने वाला हर दिन बहुत ही खूबसूरती से गुजरे। प्लान कर लें, अगर वीकेंड आप प्लान कर सकते हैं। सिंस इट्स 17th of November टुडे। एक चीज अरबला हसन, मैं सोच के परेशान हो रहा हूँ कल से कि 17 नवंबर हो गई है, सर्दियां नहीं आई हैं। और वैसे इतनी वो थोड़ी सी झलक दिखाई दी हमें, थोड़ा सा दीदार कराया था कुछ दिन पहले, लेकिन फिर नहीं आई। लेकिन सर्दियां वैसे इस मतलब नवंबर के मिड में अच्छी खासी सर्दी होती है। और फिर दिसंबर में आपको पता है फॉग, और जनवरी फॉग के महीने होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक सर्दी उस तरह से पड़ी नहीं है। वी होप के सर्दी आए, बहुत ही कम टाइम के लिए आती है और अच्छी वाली सर्दी देखने को मिले, जो थोड़ी हल्की फुल्की मजा। और हर चीज पे सर्दी चल रही है, लेकिन ना ठंडक चल रही है बिल्कुल। यानी कि पाकिस्तान की मईशत पे ठंड है, पाकिस्तान की सियासत पे ठंड है, पाकिस्तानी क्रिकेट पे ठंड है और पाकिस्तानियों के दिमाग में भी ठंड है। जिससे पूछो की कर दो, कुछ नहीं, कारी होने हैं जी। मतलब ये चल रहा है हमारी जिंदगियों में, बहुत ठंड चल रही है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी लाजमी है। और मौसम वैसे ठंडा होगा तो हम थोड़े सुस्त ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ठंडक हमें चाहिए बिकॉज अपने सर्दियों के कपड़े पहनने हैं, वो बहुत जरूरी है। वैसे इतने सारे पड़े होते हैं, बंदा कहाँ पहने, ये भी बड़ा एक मसला होता है। और वैसे आप थोड़े से मोटे हो जाएं तो आप ज्यादा वेट करते हैं, ताकि सर्दियों के कपड़ों में थोड़े आप स्मार्ट लगते हैं, छुप जाते हैं। याद हमने वैसे यू आर राइट, बहुत सारे लोगों का ये होता है। देखिए, अब मैंने फैसला किया हम स्क्रीन पे लगी लिपटी बातें नहीं करेंगे ना, हम खुली बातें करेंगे जो कनेक्ट करेंगे हम अपने व्यूअर्स। वैसे ये बहुत सारे लोग क्या हर बंदे ही कनेक्ट कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं। जनाब कल के मैच की बात करेंगे ना। अब हम कल साउथ अफ्रीका वर्सेस क्या बताएं, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दोनों की टीम्स बड़ी, सॉरी मैं ना इंडिया वाले फेस से निकली नहीं हूँ क्योंकि बड़ा अच्छा खेला था कल। ऑस्ट्रेलिया टीम ने जी बहुत अच्छा जबरदस्त खेला। और मैच साउथ अफ्रीकन टीम ने भी बहुत अच्छे से उस मैच के हवाले से फाइट किया। दो के मुझे बाद में बुरा लग रहा था जब तमाम प्लेयर्स रोते हुए बहुत ही उदास दिल के साथ ज्यादा क्विंटन डी कॉक के लिए रो रहे थे। मैं आपको बताऊं बिकॉज उनका बहुत जबरदस्त करियर रहा। और क्या जबरदस्त क्विंकी उनका जो जबरदस्त किस्म का, आई मीन जब वो खेले हैं, जिस लीग के लिए खेले, अपनी टीम के लिए खेले, कमाल खेले हैं, तो डेफिनेटली वो एक था। लेकिन चौकर्स की जो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, कल फिर चौक कर गए। और ऐसा चौक आई मीन हर बार क्यों करते हैं साउथ अफ्रीकन। कल अगर थोड़े से रन ज्यादा बना लेते हैं, 212 कोई टाइटल है, कोई स्कोर है, जिन विकेट्स पे 400 इंडिया बना रहा है, वहां पे आप 212 रन बना के उसको डिफेंड करने आ गए ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ। इतनी पेंटी लगाते हैं जब उनको बिल्कुल अनबिलीवेबल। वैसे शुरू में जब इन्होंने विकेटें गिराई तो मुझे लगा कि शायद दे कैन गेट दे कैन मेक अ कमबैक, जब 75 रन रहते थे। लेकिन उसके बावजूद लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियंस कर लेंगे। अगर 11वां प्लेयर भी, आई मीन 10वीं विकेट होती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया का बाकी होता तो मैं यकीन नहीं कर सकता था आखिरी बॉल तक कि ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाएगा। बिकॉज द काइंड ऑफ टीम दे हैव, एनीबॉडी कैन चेज, एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग। लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम प्लेड रियली वेल। ये आप नहीं कह सकते कि उन्होंने फाइट हमसे तो बेहतरी खेला, हमसे तो बेहतरी खेला, हमसे पैसे भी ज्यादा मिलेंगे उनको। और उन बेचारों ने मेहनत भी बहुत की है। और वो लग भी रहा था कल के मैच में कि जान मार रहे हैं, जिस तरह से वो रन्स को रोक रहे थे, फील्डिंग को बेहतर कर रहे थे। सो वी होप कि हमारी वैसे उम्मीद दुआएं लगी हमारी साउथ अफ्रीका को, जो में एक वो अंपायर डिसीजन था ना जिसकी वजह से हम नहीं जीते थे, हमारी लग गई बस। हमने नहीं बददुआ दी वैसे, मैंने अच्छा जो हारता जाएगा हम उस पे अपनी भड़ास निकालते जाएंगे कि हमारी बददुआएं लगी। हमारी बददुआएं नहीं लगी, जो अच्छा खेल रहा है वो आगे जा रहा है। इंडिया जीत गया तो इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है। हमने बददुआ नहीं दी, दे आर प्लेइंग एक्चुअली गुड। नहीं, वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि इंडिया हार जाता, मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरी ख्वाहिश थी कि इंडिया हारता, न्यूजीलैंड जाता। पहली दफा कोई और टीम जीती वर्ल्ड कप, लेकिन इस दफा भी दोनों वही टीम्स आगे गई हैं जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। सो देखते हैं कि अपना ऑस्ट्रेलिया जो है वो एजाज बरकरार रखता है मुसलसल ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने का, या इंडिया आई थिंक थर्ड टाइम इंडिया जीतेगा। जैसे इंडिया के हवाले से ना आपकी ख्वाहिश थी, बट आई रियली वांट कि आप जिस हिसाब से इंडियन क्रिकेट ने इस टूर्नामेंट के अंदर थ्रिल और वो अपनी जो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम होने का सबूत दिया है, अगर वो अच्छा खेलते हैं इस फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उनको जीतना है। सो लेट्स सी जनाब हु विंस। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है फाइनल में अरबला हसन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया? इंडिया। मैंने घुमा दिया, इंडिया कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते भाई। टीम्स अपनी अपनी है। फेवरेट टीम टू विन अ वर्ल्ड कप इज इंडिया, बट हमदर्दियां ऑस्ट्रेलिया के साथ। हम बाइस हो गए थोड़े से। ब्रेक तो नहीं लेनी, इनफैक्ट बड़ी खबर की जानिब जाना, देखते हैं आज की बड़ी खबर में क्या।
सो जनाब, बड़ी खबर में पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं। आईएमएफ के साथ हमारा जो आपको मालूम है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, वो मुआहिदा तय है। इसके बाद आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान ये जो मुआहिदा है स्टाफ लेवल का, इसके तय पाने के बाद आईएमएफ के एक जारी करदा एलामिया में यह कहा गया है कि आने वाले अरसे में महंगाई कम होने का इम्कान है। आईएमएफ ये भी कहता है कि पाकिस्तान ने तमाम मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। दैट्स प्रीटी गुड। मार्केट बुनियाद पर जो एक्सचेंज रेट है इस पर अमल जारी है, यानी कि खुद रुपया तयन कर रहा है कि उसकी क्या वैल्यू है। दूसरी जानिब जो सरमायाकारी है और रोजगार के मौके हैं ये पैदा करने के लिए, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी आईएमएफ का ये कहना है कि इस्लाहात का भी वादा किया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट, जबकि जो एक्सचेंज रेट है इस पर दबाव कम हो रहा है। गुज़िश्ता रोज आपको मालूम ही, हमने आपको आगाह किया था, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ था, जिसमें चारों सूबों के निगरान वज़ीर आला शामिल थे। आर्मी चीफ खुसूसी तौर पर इसमें शरीक थे। और इस कमेटी ने जो ICFC के तहत है सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए गए मुख्तलिफ इक़दाम पर पेशरफ्त को इंतहाई इत्मीनान बख्श करार दिया था। कमेटी ने मजमूई तौर पर मुल्क में जो बैरूनी सरमायाकारी है इसके लिए दोस्त ममालिक से रवाबित में भी तेज़ी और जो सरकारी और निजी इदारे हैं इनसे ताउन के इक़दाम की भी इस मौके पर तारीफ की। बिल्कुल। और गुज़िश्ता रोज़ स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड कायम हुआ और 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 716 पॉइंट्स के इजाफे से 57,000 पॉइंट्स और 57,397 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह है। ये एक तारीखी संग मील है। और आरिफ हबीब लिमिटेड के रिसर्च के मुताबिक रवा साल जो जून में होने वाली स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद जो स्टॉक मार्केट है उसमें 15,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जबकि मार्केट 36.7% बढ़ चुकी है। डॉलर की कदर में आपको पता है जी मुसलसल इजाफा हुआ है, लेकिन कल हमें रुकता हुआ नजर आया और रुपया 1.14 पैसे सस्ता हुआ है। दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल सतह पर हैपनिंग है उसमें कल मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं और साबिक वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब किया और मईशत का जो बहाली का रोड मैप है वो देते हुए कहा कि उनकी पॉलिसी ये होगी कि इंडस्ट्री में लगने वाले एक पैसे के बारे में पूछा ना जाए कि कहां से आ रहा है। अपनी हुकूमत बनने की सूरत में जो शरह सूद है उसको कम करने का भी इशारा दिया और कहा कि 22% जो शरह सूद है उस पर कौन कारोबार करेगा। और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की भी उन्होंने तारीफ की और कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, पाकिस्तान की खातिर मुश्किल लेकिन कौमी मफाद के लिए फैसले किए। और क्या नवाज शरीफ का 2017 का मुकाबला जो 2023 से करना है, ये सवालात हैं कि ये दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के तीसरे दौर में जो तेल है वो $35 फी बैरल पर इस वक्त था। और ये सारी सूरत हाल पे जो कल नवाज शरीफ साहब ने बात की और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब के इकदामात को सराहा गया और जो अभी मौजूदा मौशी सूरत हाल जिस जानिब जारी, इसी पे हम तज्जिया लेंगे। ये खबर वैसे अगर मैं बताता ना, इंडस्ट्री में पैसा लगाने वाले से नहीं पूछा जाएगा तो आगे होता किधर से आया पैसा। इफ यू रिमेंबर दिस जुमला राइट, तो ये नवाज शरीफ का हम नहीं पूछेंगे कि किधर से आया पैसा। इसका मतलब एक चीज जरूर है कि नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी का मुकम्मल फोकस इस वक्त मईशत के ऊपर है कि ये ठीक करेंगे तो मामलात हल होंगे, सियासत भी तभी ठीक होगी। हमारे साथ डॉक्टर अयूब मेहर मौजूद है, बगैर किसी तवक्कुफ के उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सुबह खैर। और हमारे ब्लूपर्स को इग्नोर करते हुए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप सबसे पहले हमें नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द के सामने, 2-3 बड़ी सॉलिड बातें उन्होंने की हैं जिससे उनकी इंटेंशन नजर आ रही है। एक तो वो जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको रिलीफ देना चाहते हैं और पहले भी कंपैरेटिवली बिजनेस कम्युनिटी की के लिए एक कहना चाहिए कि अजीज हुकूमत होती है नून लीग की, वो पसंद करते हैं द काइंड ऑफ पॉलिसीज दे हैव। तो कल की जो स्टेटमेंट है कि पूछा नहीं जाएगा इंडस्ट्रीज के अंदर आने वाला पैसा कहां से आ रहा है, हम ये पहले प्रॉपर्टी के लिए रियल एस्टेट के लिए भी कर चुके हैं, ये कैसा इनिशिएटिव है और क्या ये कहीं हमारे उन इक़दामात को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा जो हम IMF को मुतमईन करने के लिए अब तक करते आ रहे हैं, खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। देखिए, इसमें ये स्टेटमेंट में जो पॉजिटिव चीज है वो बिल्कुल यही है कि इससे पहले जितनी भी स्कीम आई है जिनको मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम पब्लिक लैंग्वेज में या अखबार की जुबान में जिनको कहा जाता है, उसमें जो रिलीफ मिलता रहा है, एक की तरफ आपने इशारा किया कि रियल एस्टेट मिलता रहा है, दूसरा रियल एस्टेट के अलावा जब गवर्नमेंट को खुद पैसे चाहिए होते थे, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती थी, उसके मुताबिक भी होता था कि नहीं पूछा जाएगा। तो या तो गवर्नमेंट के अपने फिस्कल अरेंजमेंट के लिए या रियल एस्टेट को बेनिफिट होता रहा। माजी में जो 5 स्कीमें आई हैं इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, उनमें किसी भी स्कीम में इंडस्ट्री के बेनिफिट की बात नहीं की गई थी।
एक स्कीम डेस्क की हद तक आई थी कि हम ये रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बाद में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के या इन्वेस्टमेंट की रिलीफ के लिए बात की गई थी। तो अभी तो बहरहाल बहुत दूर है, अभी तो इलेक्शन होंगे, हुकूमत बनेगी, लेकिन इन्होंने एक इंडिकेशन दी है। उस इंडिकेशन में अगर कोई नेगेटिविटी हो सकती है तो वो ये है IMF, अपार्ट फ्रॉम IMF जो FATF है, FATF बहरहाल वो इंस्टीट्यूशन जो है वो इन चीजों को क्लोजली मॉनिटर करता है, और FATF की तरफ से पहले भी ऑब्जेक्शन आते रहे हैं, तो वो हमें देखना होगा कि क्या मैकेनिज्म बनाया जाए, किस तरह से रिलीफ प्रोवाइड किया जाए उस परव्यू में रहते हुए, क्योंकि हम FATF से बाहर जाना इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हमें जरूर करना होगा। जबकि IMF ने अभी इस एग्रीमेंट में जिन चीजों की तरफ इंडिकेशन दी है, ठीक है, उन्होंने सेटिस्फेक्शन अपनी शो की है कि जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो फुलफिल कर ली है हमने, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा उसमें उन्होंने थोड़ी सी अपनी रिजर्वेशन जो है वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन कमेटी है कमीशनर्स के मुताबिक उन्होंने एक रिजर्वेशन शुरू की है। तो उसमें जब हम उसको अगर हम मैच करें कि नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट थी, तो उसमें फिर जो एक तरफ तो हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, फैसिलिटेशन की, वो उससे तो मैं थोड़ी रिकॉन्साइल हो रही है कि नहीं पूछा जाएगा इन्वेस्ट करें आप फंड लगाएं, लेकिन जो IMF उसकी रिजर्वेशन को भी रिजर्वेशन को भी देखना। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद भी कहा कि अभी हम बात भी यही कर रहे थे इंट्रो के अंदर कि IMF के साथ जब हम इस मुआहदे में की जानिब आ रहे और तो बहुत सारी शराइत थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको इम्प्लीमेंट किया गया और मुश्किल तरीके से करवाया भी गया आवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ भी जाके। लेकिन अब IMF के जो भी डिमांड्स थी या जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो काफ़ी हद तक दूर हुए हैं और IMF ने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। और इसके बाद ये जो महंगाई में कमी के हवाले से भी बात हो रही है, डू यू थिंक कि ये सेटिस्फेक्शन जो IMF की है मौजूदा, ये आइंदा आने वाले दिनों में जब हम IMF के साथ इस मुआहदे में रहते हैं वो चीज़ें बरकरार रहेंगी, या हमारे लिए उन चीज़ों को बरकरार रखना ज़्यादा चैलेंजिंग होगा एक जानिब जहां महंगाई कम होने की बात भी कर रहे हैं? देखिए, पूरा अगर IMF का प्रेस रिलीज अगर आप देखें तो उसमें खुद IMF ने जो चैलेंजेस हैं उनकी तरफ इंडिकेशन किया है। उसमें सबसे जो उसने एम्फसाइज किया है IMF ने, उसमें कहा है कि एक्सटर्नल साइड से अभी रिस्क बरकरार है, और एक्सटर्नल साइड पे उन्होंने तीन पॉइंट दिए हैं। एक तो ये कि जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो ग्लोबली डेवलप हो रहा है उसका पाकिस्तान पे इफेक्ट पड़ सकता है, उन्होंने कहा है। दूसरा ये कि ग्लोबल प्राइसेस जो है, इन्फ्लेशन ग्लोबल बिल्कुल एक फिनोमेना है इस वक्त, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इन्फ्लेशन को फेस कर रही है। वो जाहिर है जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो पाकिस्तान भी इंपोर्ट जो चीजें करता है पाकिस्तान कराएगा, उससे इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। और तीसरा जो उन्होंने इंडिकेशन दी है वो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में फिस्कल टाइटनेस हो रही है। US में, यूरोपियन यूनियन में हर जगह इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। तो वो इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि हम मार्केट में जाकर के अपने बॉन्ड लॉन्च करें और वो सब्सक्राइब हो जाएं और पैसे आ जाएं। फिस्कल टाइटनेस पूरी दुनिया में है, वो हमें ध्यान में रखना होगा। तो एक्सटर्नल उन्होंने रिस्क की तरफ इशारा किया है। इंटरनल उन्होंने कहा है कि ये जो गवर्नेंस का है, फिस्कल गवर्नेंस है, फिस्कल रिफॉर्म्स है, कंसोलिडेशन है, मार्केट बेस्ड जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, ये पॉलिसीज कंटिन्यू रखनी होंगी। ठीक है। ये डॉक्टर साहब, ये इसमें अक्सर बिजनेस में कहा जाता है ना कि हायर द रिस्क ग्रेटर द प्रॉफिट। पाकिस्तान में जहां पे इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर का आना या लोकल इन्वेस्टर पैसा पाकिस्तान में लगाना बहुत बड़ा रिस्क है, वहीं पे एट द सेम टाइम इट वर्क्स इन अ फाइन वे, आई मीन इन नेक्स्ट 2-3 years, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी है। और हम पाकिस्तान के वो मार्केट हैं जहां पे इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है। और अब भी हम अगर मुख्तलिफ जायज़ा रिपोर्ट्स देखें, जो मुख्तलिफ बड़ी फाइनेंशियल या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो ये कहती हैं कि इस मार्केट के अंदर, जिसे उर्फ़ में कहते हैं, बड़ा जूस है, निकल सकता है बहुत। तो ये जो मौजूदा हम स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कल शमशाद अख्तर की स्टेटमेंट आई, 7 बिलियन से हमारे जो रिजर्व्स ऊपर गए, उन्होंने कहा इससे जो सरमायाकार है उसको एतमाद मिलेगा। फिर नवाज शरीफ साहब का 22% इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करना, हमें याद है जब ये 18% पे था तो इस पर बड़ी डिबेट हुई थी IMF के साथ हमारी, और बड़ी मुश्किल से हमने ये स्टेप, और फिर ऊपर नीचे हमें ये इसको बहुत ऊपर लेके जाना पड़ा था, जिसकी वजह से अब हम देख सकते हैं कि बहुत सारे मामलात बिल्कुल ठप होके रह गए हैं बिजनेस के अंदर। तो इसमें कहीं इस मुश्किल वक्त अपॉर्चुनिटी विंडो भी क्या इन्वेस्टर को नजर आ रही है, और नवाज शरीफ साहब की मीटिंग कितना बड़ा फैक्टर है उसको ये एतमाद दिलाने में, जिससे रुपया भी मुस्तहकम है, कदर स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर जा रही है? आप इसको कैसे देख रहे हैं?
देखिए इसमें बिल्कुल, लेकिन ये बात फॉरेन इन्वेस्टर भी समझते हैं और ये बात आज का सिनेरियो नहीं है। गुज़िश्ता तकरीबन 2 डिकेड से जब पूरी दुनिया में रिलोकेशन हो रही थी इन्वेस्टमेंट की, और आप देखें कि वेस्टर्न कंट्री से चाइना और इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट मूव हो रही थी, तो इन्वेस्टर्स को पता था कि ये मार्केट बहुत अच्छी है, और पाकिस्तान की मार्केट तो इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि हम सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट को भी यहाँ से अपनी प्रोडक्ट जो है इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहां से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स को भी पता है। देखिए अनफॉर्चुनेटली मसला ये हो रहा है कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो तमाम मौजूद हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं। मैं अगर WTO की जो रिपोर्ट होती है इन्वेस्टमेंट की, उसमें 12 फैक्टर बताए गए हैं। 12 में से जो 7 फैक्टर हैं वो पाकिस्तान के हक में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट को आना। ठीक है। जो 5 फैक्टर आ रहा है वो पांचों फैक्टर अनफॉर्चुनेटली वो पांचों फैक्टर वो हैं जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट की पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन से। ओके। जो मार्केट के फैक्टर है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। तो उसमें ये बिल्कुल पाकिस्तान में FDI का इन्फ्लो हो सकता है, ये राइट टाइम है। और इंटरेस्ट रेट की तरफ तो खुद IMF ने जब इंडिकेशन दे दी कि एक्सपेक्टेशन शो कर दी कि आने वाले नियर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन कम होता हुआ नजर आ रहा है, अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो इंटरेस्ट रेट यकीनी तौर पे फिर कम होगा, क्योंकि इसको स्टेट बैंक लिंक करता है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट क्या है। उस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट पर इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन किया जाता है। जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कम है, उसकी एक्सपेक्टेशन कम है कि इन्फ्लेशन कम होगा, तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जो बादल हैं मायूसी के और मुश्किल के, ये कुछ हद तक छटते नजर आते हैं। हमने कल भी कहा था कि अगर बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर रही मईशत तो बेस्ट पार्ट इसके बहुत ज्यादा मनफियत की तरफ भी, डाउन साइड भी नहीं जा रही। दिस इज समथिंग गुड और अच्छी खबरें, कंपैरेटिवली अच्छी खबरें आ रही हैं। हाँ, ये भी हमें अच्छा लग रहा है, अच्छी खबरें देते हुए। ब्रेक लेते हैं, बहुत अरसे के बाद दे रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात क्रिकेट की एक बार फिर कर लेते हैं। अब जरा हमने कहा तज्जिया भी लेने, खबरें तो हमने आपको बहुत दे दी। अब थोड़ी सी हम कौमी क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है इसके बारे में, टीम मैनेजमेंट पर बात कर लेते हैं। बड़ी अखाड़ पिछाड़ हो रही है। PCB ने रेहानुल हक की जगह नवीद अकरम चीमा को कौमी क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर करने का फैसला किया है। जो नए टीम डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज साहब, अहम जिम्मेदारी है कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के साथ मिलकर। उन्होंने कहा जी हम मद्दाहों को खुशियां देंगे। T20 टीम के लिए नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टीम की क़यादत मिलने को बाइसे फख्र करार दिया। और ये चेंज ऑफ कमान के कुछ विजुअल्स है मुझे लग रहा है। चेंज ऑफ कमान पाकिस्तानी टीम के, खैर कौमी टीम के नए कप्तान ऊंची उड़ान भरने के लिए हमें पुरज़्म नजर आते हैं। दूसरी जानिब जो शान मसूद है, उनका कहना है कि ऐसे ब्रांड की क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, ऐसे ब्रांड की क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे ब्रांड की जिससे शायकीन बहुत पसंद करेंगे। उन्होंने एक बार कहा था ये वो पसंद है। उन्होंने कहा था, हम 2 दफा हमने अपनी तरफ से एक्साइटमेंट में कहा ये, खैर ये आप देख सकते हैं और एक्साइटेड है। बनता भी उनका रेड बॉल, पाकिस्तान को रेड बॉल में लीड करना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बिल्कुल जी, पाकिस्तान 11 अपनी शनाख्त की वजह से पहचानी जाएगी, ऐसा भी शान मसूद ने कहा। शाहीन शाह अफरीदी ने लिखा कि क़यादत बाइसे फ़ख्र है, जिम्मेदारी के लिए वो बड़े पुरजोश हैं और टीम स्पिरिट बरकरार रखने और कौम का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करेंगे सबके साथ मिलकर। मुझे क्यों लग रहा है मैं किसी सियासतदान की जलसे की तकरीर बिल्कुल आपको सही लगे। कल बिलावल ने बिल्कुल ऐसी बात की, हाँ, कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, सियासतदान की बात कर रही हूँ। लेकिन दूसरी जानिब तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार होने वाले बाबर आजम के हक में जो कीवी ओपनर है सचिन रविंद्रा, हाँ जी, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शानदार खिलाड़ी का ये दानिशमंदाना इकदाम है। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि बाबर आजम आप दिलों के कप्तान हैं और पाकिस्तान के अजीम तरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। नो डाउट बाबर आजम के हक में ट्विटर पर बाबर मेरा कप्तान हैशटैग बन गया। हजारों फैंस ने उनसे मोहब्बत का इजहार किया और बाबर के इस फैसले के बाद बहुत सारे लोगों ने उनके इस फैसले को अप्रिशिएट किया कि इट वाज द राइट टाइम फॉर हिम टू स्टेप डाउन। बाबर इज द बेस्ट थिंग हैपेंड टू पाकिस्तान, आई टेल यू। बेहतरीन बल्लेबाज पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस किया, उनको नजर ना लगाए, अपनी गेम पे फोकस रखें। कप्तानी कोई बहुत बड़ी चीज बाबर जैसे प्लेयर्स के लिए नहीं है। विराट बहुत क्लासिक एग्जांपल है हमारे सामने। हमारे साथ अब्बास रजा भाई मौजूद हैं, इनसे जरा इसी हवाले से बात करते हैं और थोड़ा सा क्रिकेट को डिस्कस करते हैं हल्के फुल्के अंदाज में। कैसे आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बाबर आजम को बहुत मैसिव सपोर्ट क्राउड की तरफ से मिल रही है। क्या ये क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को इंपैक्ट करेगा? और मेरा खदशा यहाँ पे ये है कि बाबर का जो फैन फॉलोइंग है वो तो विद द टाइम बढ़ ही रहा है बिकॉज ऑफ हिज गेम ऑब्वियसली। ये नए कप्तान को ज्यादा प्रेशर में तो नहीं ले आएगा? बाबर को जो इतनी सपोर्ट मिल रही है ऑब्वियसली वो शाहीन के लिए नहीं है, नए कप्तान के लिए। मैं T20 की बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान की क्रिकेट भरी पड़ी है इस तरह के वाक़यात से। 2003 वर्ल्ड कप जो है उसके बाद वकार यूनुस जो है उनको जाना पड़ा जी,
उसके बाद 2007 में इंजमामुल हक को जाना पड़ा, उसके बाद 2011 में शाहीन शाह अफरीदी को जाना पड़ा, शाहिद खान अफरीदी 2011 में जी, 2015 में फिर मिसबाहुल हक जो है उनकी रुखसती हुई, और फिर 2019 में सरफराज अहमद जो है उनको जाना पड़ा। कुछ सैक हुए, कुछ रिजाइन किया। हाँ, तो इसी तरह का सिलसिला जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट में चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। उसके बाद कई बेशुमार क्रिकेटर्स दुनिया में ऐसे हैं और पाकिस्तान में कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने कप्तानी छोड़ी, उसके बाद परफॉर्म किया टीम के लिए। तो अब बाबर आजम के लिए भी लेसन यही है कि उनकी बहुत क्रिकेट पड़ी है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, कप्तानी का बोझ उतर गया है, तो अब जो है परफॉर्मेंस पर फोकस करें, अपने स्ट्रोक्स जो हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाएं, अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको पाकिस्तान की जीत के लिए इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा बेहतर है। बाबर आजम के हक़ में मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हुआ है, लेकिन जो एपिसोड पाकिस्तान क्रिकेट में हुए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह तो जो नया कप्तान आएगा वो एडेड प्रेशर के साथ अब आएगा। अब शान मसूद जो है उनकी टीम में जगह पक्की नहीं बनती, वो कभी इन कभी आउट होते रहे हैं। अब शान मसूद को कप्तान बनाया और परफॉर्म उन्हें कहाँ कर रहा है, नहीं बनता उसको बंगला दे दिया आपने जी। और इसी तरह का एक तजर्बा हमने 2015 वर्ल्ड कप के बाद अजहर अली को वनडे की कप्तानी देके किया था, जिनकी टीम में जगह ही नहीं बनती थी। तो इसी तरह से शान मसूद जो है वो अब उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और ऑस्ट्रेलिया में खेलना। तो ये तो हमारे माजी में सुपरस्टार्स जो हैं वहाँ पे वो भी सफर करते रहे हैं, तो अब ये तो बहुत एडेड प्रेशर होगा शान मसूद पे भी। तो मेरा से नहीं हटाना चाहिए था, अच्छा, क्योंकि हमारे पास मुतबादल कौन सा ब्रेडमैन पड़े हैं। तो अब थोड़ा सा एक मुझे डाउट है कि शायद बाबर आजम जो है इस चीज को दिल पे ना लगाएं, अल्लाह करे कि ना लगाएं। इसमें दो बातें, एक है कि बाबर को नहीं हटाना चाहिए था, और दूसरा अगर बाबर को हटाना चाहिए था तो जो चॉइस आपने की है वो ठीक है। दोनों दो अलग अलग बातें। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हटाना ही नहीं चाहिए था, और इनकेस अगर हटा ही दिया तो चॉइस ठीक की है फिर ये आपके। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुतबादल आपके पास कौन से ब्रेडमैन पड़े थे। अब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपनी बॉलिंग पूरे वर्ल्ड कप संभाल सके तो वो टीम को संभालेंगे। तो बाबर पे तो यही बात की जाती है ना कि कैप्टनसी के प्रेशर से बाबर की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया, तो ये तो फिर शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी जाता है कि अगर उनको कप्तान बनाया गया तो उनकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा, और हमने देखा है वर्ल्ड कप में इतना अच्छा नहीं कर पाए, पहले ही चौक कर गए हैं, पहले ही उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप बाबर आजम के बाद एक बॉलर भी जाया ना कर दें, क्योंकि अभी तो उस शेल से शाहीन शाह अफरीदी को खुद भी बाहर आना है, जिसमें वो चले गए हैं। हारिस रऊफ जिस शेल में चले गए हैं, अब उनको भी बाहर आना है। तो जो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने T20 मैचेस खेलने हैं, तो वो मैं तो दोस्तियों से डरता हूं। बाबर की शादाब से दोस्ती थी, वर्ल्ड कप में रहे, और शाहीन की हारिस से दोस्ती है। अब ये दोस्ती जो कल्चर है मजीद ना चले। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम कल के मैच की बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो बहुत जबरदस्त मैच तो मैं नहीं कह सकता, अगर 30, 40, 50 रन ज्यादा होते आई कुड बिलीव कि एक अच्छा मैच हो सकता था। कैसी फाइट बिल्ड की वंस अगेन साउथ अफ्रीका, आउट ऑफ द गेम, आउट ऑफ द वर्ल्ड, लगा आपको ये देख के? जिस तरह की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका ने इस पूरे टूर्नामेंट में की है, तो मुझे डाउट था कि ये चोक करेंगे, क्योंकि एक टीम जो है वो हाईएस्ट स्कोर करती है वर्ल्ड कप का, उसके बाद लोएस्ट भी वही करती है इंडिया के खिलाफ मैच में। तो डाउट तो था कि ये इनका अक्सर जो है ना कंपोजर जो है वो खराब हो जाता है, वो ऐसे अहम मौके पे बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं कि फिर उसके बाद पछताना और रोना ही रह जाता है। और इस तरह इस बार भी अच्छा था, कल बॉलिंग में अच्छा कमबैक था, बॉलिंग में अच्छा कमबैक किया, जितना लो स्कोर था कंडीशंस को देखते हुए अच्छी फाइट कर ली है उन्होंने। बनती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एडेड प्रेशर डाला, फील्डिंग बहुत अच्छी की। उसके बाद ये अगर क्विंटन डिकॉक की जो कैरियर की आखिरी गलती शायद साहब हुई है, उस पर वो पछताएंगे भी, जो कैच छोड़ा उन्होंने जिस वक्त 9 रन रहते थे, तो मजीद मैच दिलचस्प हो सकता था उस वक्त। लेकिन ये कि चौकर तो फिर इसी को कहते हैं ना कि बड़े मौकों पे चौक जाते हैं। अच्छा, अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दोनों टीम्स अपने अपने तौर पे बड़ी स्ट्रांग है, और इंडियन टीम तो हम बात बार करेंगे बड़ा अच्छा खेली है। क्या लग रहा है इस मैच में कौन फाते होगा, इस वर्ल्ड कप को कौन लेके जाएगा? देखिए, इंडिया की टीम ने अपनी कंडीशंस चूज की हैं, अपनी कंडीशंस चूज करने के बाद उनका बेहतर इस्तेमाल भी किया है, उसके बाद उनके पास इनफ रिसोर्सेज भी हैं। तो जिस तरह की अब तक की परफॉर्मेंस है, चैंपियन तो इंडिया का होना चाहिए, लेकिन कैंगरूज में एक हमेशा से सोच रही है, वो हार नहीं मानते। आपने देखा वो कल बॉलर्स ने मैच जिताया, इससे पहले मैक्सवेल ने मैच जिताया। तो इस तरह की कोई इनिंग जो है उनको कर सकती है, शेकी कर सकती है। लेकिन सबसे अहम बात जो कल साउथ अफ्रीका वाले सीरीज के मैच में भी हमें देखने में मिली कि अगर टॉप से उनके बॉलर्स जो है, ये रोहित शर्मा और शुभमन गिल, इन समेत जो है टॉप ऑर्डर जो है उनकी थोड़ा सा उनको आगाज में हिला देते हैं, तो फिर मसाइल पेश आ सकते हैं इंडिया को। टॉप ऑर्डर अगर
ऑर्डर जो है। और शुभमन जो है वो फिर भी थोड़ा सा हम्बल से खेलते हैं, और रोहित शर्मा तो मैच यकतरफा बना देते हैं, शुरू में इनिंग इतनी बड़ी बिल्ड डाउन कर देते हैं कि फिर 400 नजर आना शुरू हो जाता है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। क्विक डिस्कशन आपने सुनी, वापस आएंगे, थोड़ा सा हम मजीद आलूदगी को भी डिस्कस करेंगे, लॉट टू शेयर विद यू। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था हम स्मॉग के हवाले से, आलूदगी के हवाले से बात करेंगे। तो आपको पता है लाहौर में सांस लेना मुश्किल हो गया। आज भी लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया के पहले नंबर पर है। हुकूमत इकदाम है, लेकिन जी स्मॉग फिलहाल कोई खातिर निकलता नजर नहीं आ रहा। निगरान पंजाब ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम का फैसला किया, जिसके मुताबिक आज स्मॉग के बायस हफ्ते को 10 अजला में सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मॉग जो है उसके 22 हफ्ते को 10 अजला में तमाम तर जो सरकारी और निजी स्कूल्स हैं वो बंद रहेंगे। इसके अलावा मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, जिम हैं, सिनेमाज हैं, वो भी हफ्ते के रोज 3 बजे तक बंद रहेंगे। और दूसरी जानिब जो ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, उनकी हिदायत पर मसनूई बारिश बरसाने के हवाले से अहम इजलास हुआ है। और इजलास में लाहौर में 28 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का फैसला किया गया है। क्या इस बारिश से लाहौर में जो स्मॉग है इसका खात्मा मुमकिन हो पाएगा? और ये जो क्या स्कूल, कॉलेजेस, जिम, सिनेमाज बंद करने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, इससे कितना फर्क पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। मैं एक माहौलियात का एक्सपर्ट बता सकता है, हमारे साथ मरियम शब्बीर हैं। आप इनको चैनल्स पे देखते रहते हैं, हमारे शो में भी इनसे पूछ लेते हैं। मरियम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मसनूई बारिश है, इससे कोई फर्क पड़ सकता है इस पे, स्मोक के ऊपर? ये जो हुकूमत पंजाब प्लान करी है, बड़ी महंगी एक्टिविटी होती है, बड़े पैसे लगते हैं इस पे। जी अनफॉर्चुनेटली अगर सही गाइडेंस पंजाब हुकूमत के पास होती तो वो बजाय मसनूई बारिश पे पैसे खर्च करने की जिस चीज की जरूरत है, यानी कि आपको एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए जो मॉनिटर्स की जरूरत पड़ती है, पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर करने के लिए, सबसे पहले तो उस मॉनिटरिंग की जरूरत है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जब आपके पास मॉनिटरिंग होगी तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली किन सोर्सेज से ज्यादा आपके पास पोल्यूटेंट्स हैं, तो आप फिर उनकी कंट्रोल करने की मेजर्स की तरफ जा सकते हैं कि किस, अगर इंडस्ट्री से आ रही है तो इंडस्ट्री में किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। अगर आपकी व्हीकल एमिशन से आ रही है, आप व्हीकल एमिशन में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी आप देखें तो 2-3 तरह के आपके फिर पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनको कैटेगराइज है। कुछ जो है वो टायर्स से आते हैं, कुछ गाड़ियों और ट्रक से जो डस्ट उठती है उससे आते हैं, कुछ फिर आपका जो डीजल की क्वालिटी होती है उसके से आते हैं, कुछ है आपको टाइप होती है उससे पोल्यूटेंट्स आपके हवा में आते हैं। तो सबसे पहले तो मॉनिटरिंग पर तवज्जो देने की जरूरत है। और उसके अलावा आप देखें तो जो आपको डिफरेंट रिसर्चेस जो छोटे छोटे लेवल पे हुई हुई हैं, छोटे छोटे एरियाज को लेके हुई हुई हैं, रिसर्चर्स ने की हुई हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने भी, तो वो आपको ये बताती हैं कि जो मेजर कंट्रीब्यूटर आपका है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। 2.5 जिसका साइज होता है, जो आपको नजर नहीं आता, और वो आपके लंग्स को भी नुकसान देता है। तो आर्टिफिशियल रेन से बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। आपको शायद एक दिन का फाका मिल जाए मैक्सिमम इतना खर्चा करके, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा मरियम, ये जो हम स्कूल, कॉलेजेस हैं, ये जिम्स हैं, बंद करने से असर तो हो रहा है हमारी, ब्रीदिंग इश्यूज हैं, बहुत से मामलात हैं, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे इकदाम हैं जो अभी तक हुकूमत के ज़ेरे गौर नहीं है और जिनको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो इसमें बड़ी अशद रिक्वायर्ड है। एज यू सेड कि मसनूई बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फौरी तौर पर की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें दरख्त हैं, बहुत महंगी कोई चीज नहीं है, अगर उस पर इन्वेस्ट करें, आप अपनी प्लानिंग पर तवज्जो दें। जैसे ये जो आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो पूरे लाहौर में फैलती जा रही हैं, लाहौर कितना बड़ा हो गया है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और यही सूरत हाल इस्लामाबाद की भी होती जा रही है। तो आप देखें जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको अकाउंटेबल करने की जरूरत है, वो किस तरह से आपको कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके अलावा वेस्ट पे, जो आपकी वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है जो ओपनली बर्न किया जाता है, उससे जो पोल्यूटेंट आपके हवा में जाते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस फार्मर्स आपके करते हैं, वो सही करने की जरूरत है, बजाय इसके क्या फाइन्स लगा दें सिर्फ किसानों के ऊपर जब भी ये स्मॉग का सीजन आता है। मेरा ख्याल है कि
इनपुट करने की जरूरत है, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने की जरूरत है, उस पर कर्ज हुकूमत उनको प्रोवाइड करे, चाहे तो अच्छी स्कीम लाए जिसकी वजह से किसानों को जो है वो ये टेक्नोलॉजी फराहम की जाए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को एक टाइमलाइन दी जाए। मेरा ख्याल है टाइमलाइन से तो अब ये बात बहुत आगे बढ़ी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा बिजनेस कमाती हैं और उनको पता है कि एनवायरमेंट लायबिलिटी है उनका कि एक सर्टेन लेवल से नीचे जो है वो उनको पोल्यूटेंट सबमिट करने होते हैं, लेकिन वो हमेशा एक्सीड करते हैं जो आपके नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन प्लेस हैं पाकिस्तान में, हमेशा उससे एक्सीड कर रहे होते हैं। वो हमारे पूरे पाकिस्तान में देखिए कि इंडस्ट्रीज इतनी पावरफुल हैं जो उनके ओनर्स होते हैं कि आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते। आपके जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं वो मॉनिटर करती हैं, वो सुबह जाके ताला लगाएंगे और शाम को जो है वो किसी मिनिस्टर की उनको कॉल आ जाए कि उनको करना पड़ेगा। ये बात ठीक है। और दूसरी जानिब असल में ये जो बिजनेस कम्युनिटी इंसान है ये भी तो बड़े वैलिड मरियम, क्योंकि मैं और आप तो शाम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, ये जो लोग रोजाना की बुनियाद पे कारोबार करते हैं, खासतौर पे दुकानों वाले हैं, इनके डेली बेसिस के एक्सपेंसेस इतने हैं, इनके मुलाजमीन के, इनकी बिजली के बिल्स, इनकी दीगर चीज़ें, तो वो तो उन बेचारों पे पड़ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उनके कारोबार बंद कर देंगे तो वो एक दिन का जो नुकसान है वो शायद उसका पूरा महीना वो रिकवर उसको ना कर सके। तो देयर शुड बी एन ऑल्टरनेटिव प्लान, दैट्स व्हाट आई थिंक फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि हम इसमें तो अब कम से कम मैं बहुत क्लियर हूँ आप जैसे एक्सपर्ट से बात करने के बाद कि देयर इज नो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना पड़ेगा। सवाल मेरा ये है कि जिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं पिछले 2, 2.5, 3 साल से तो हम भी डिस्कस कर रहे हैं, क्या उसका आगाज किया गया है कहीं से? हमने हुकूमत पंजाब ने या सिंध हुकूमत ने शुरू किया है कि हम स्मोक से निपटने के लिए अगले को 5 साल 10 साल की एक पॉलिसी बनाएं और उस पर इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दें? कहीं से शुरू किया हमने या अभी तक हम ये जिसे कहते हैं ना कि इमरजेंसी बेसिस के ऊपर जो सिस्टम्स है उसी के ऊपर लगे हुए हैं हम अरेंजमेंट्स के ऊपर? जी, जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है उसमें तो इमरजेंसी और हेड ऑफ मेजर्स हमने कोशिश करते हैं, मीडिया का प्रेशर आता है तो तभी हमें आती हैं, लेकिन कुछ तो हम करती हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हमारे भी, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट दिया एनवायरनमेंट, तो जो नेशनल उसके ऊपर तो क्लीन एयर पॉलिसी जो है वो सेनेटर शहीद रहमान साहिबा जब क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर थी तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की उन्होंने पॉलिसी लाई है जिसमें एक्सपर्ट्स को बिठा के, स्टेक होल्डर्स को बिठा के उन्होंने इनपुट ली थी और उसमें इन्वॉल्व थे और वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की, और मेरा ख्याल है कि प्रोविंसेस भी उससे अफाका कर सकते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की एयर क्वालिटी की बात वो कर रही थी और उसको अगर मनोमन अमल उस पर किया जाए तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का अफाका हो सकता है। और मुझे लगता है सबसे पहले हमें मॉनिटरिंग से स्टार्ट करना चाहिए। आपका जो डेटा है रिलायबल होना चाहिए, डेटा डेली बेसिस पे जनरेट करना चाहिए, पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। फिर इंडस्ट्रीज जो आपकी हैं उन पे सख्ती करनी चाहिए। जो आपके व्हीकल्स हैं, आपने अभी बिजनेसेस की बात की, ये बिजनेसेस इतना हैं लेकिन जिन एरिया में इनके कमर्शियल एरिया जहां पर इनके वहां पे एक दरख्त नहीं सोचते, अपनी गाड़ी चेक करवाने का, इंजन फ्यूल क्वालिटी डलवाने का नहीं सोचते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसमें कंट्रीब्यूट। इसके अलावा ये तो बिजनेस आपने के बाद जो है वो आपके बिजनेस या स्कूल्स बंद कर दिए, लेकिन अब बाकी एक्टिविटी तो पाबंदी नहीं लगी, पाबंदी लगाना हल है। पाबंदी लगाना इस पे आपको मॉनिटरिंग और कलेक्शन स्टार्ट करने का। दैट्स थैंक यू वेरी मच मरियम कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग स्मोक के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, दिल्ली के अंदर स्मोक की सूरत हाल तकरीबन लाहौर जैसी है। हम नंबर 1 नंबर 2 दोनों शहर रहते हैं। कुछ फनकार ऐसे हैं जिन्होंने इसको सुर और ताल के अंदर के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का फैसला किया। नुसरत फतेह अली खान साहब का मशहूर गाना है तुम्हें दिल लगी भूल जानी मोहब्बत में आकर तो देखो, उन्होंने इसका रीमेक बनाया डेडिकेटिंग टू स्मोक। वोट मांगने घर पे आते हैं जो नेता, फोन उनको तुम मिलाकर तो देखो। हमें उनसे बात तो करें कि आपने हमारे लिए किया क्या। यार ये सवाल जरूर रखिएगा अपने मंशूर के अंदर जब भी कोई वोट मांगने है कि आपने किया क्या हमारे लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको हम कुछ इटालियन कुजीन से मुतारिफ करवाते हैं। जो इटालियन एम्बेसी है, इतालवी सफारत खाना है, उनसे इटालियन कुजीन वीक का एहतमाम किया गया और इसका अहवाल हम आपको फ्लैग्स में दिखा रहे हैं।
every year Italian embassies around the world. हर साल दुनिया भर में हर मुल्क में इटालियन सिफारत खाना इटली के खानों पर मबनी वीक सेलिब्रेट करता है। इस साल पाकिस्तान में हमने 3 तकरीबात होस्ट की, एक मास्टर, दूसरा स्पेशल कुकिंग सेशन और तीसरा जिसमें हमने बहुत सारे मेहमानों को दावत पर बुलाया। मास्टर क्लास का मकसद पाकिस्तानी तालिब इल्मों को टारगेट करना था, ऐसे तलबा जो शेफ बनना चाहते हैं। इटालियन कुजीन अमेरिका, यूरोप, एशिया हर जगह अपनी खास अहमियत और जायका रखता है। अगर पाकिस्तानी तलबा इटालियन खाना बनाना सीख जाएं तो ये उनके पास एक जबरदस्त मौका होगा। हर मुल्क में इटालियन रेस्टोरेंट मौजूद हैं, वो कहीं भी नौकरी ढूंढ सकते हैं। Also be an excellent job opportunity for Pakistani boys and girls. We are lucky to celebrate the week of Italian cuisine all हम over लोग the इस हफ्ते दुनिया में हर जगह इटालियन कुजीन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हम पिछले 4 सालों से यहाँ रहते हुए ये वीक एंजॉय करते हैं, लेकिन इस बार खास बात है कि हमें हमारे प्रोजेक्ट ओलिव कल्चर के रहनुमाओं ने भी ज्वाइन कर रखा है। ओलिव ऑयल इटालियन खानों में बहुत अहम है। हम इस तकरीब के जरिए पाकिस्तान में भी ओलिव ऑयल के कल्चर को प्रमोट करना चाह रहे हैं। restaurant and Chef Mirko. So Okay, so after maybe 30 minutes we can do step by step to paste the pesto. Pakistani, my favorite is from मुझे Peshawar. पाकिस्तानी खानों में पेशावर का बाला टिक्का बहुत पसंद है। इसके अलावा बिरयानी भी मैं बहुत शौक से खाता हूँ। मैं और मेरी अहलिया मिलकर बिरयानी बनाते भी हैं। पाकिस्तान का गोश्त बहुत अच्छा और ताज़ा होता है। और हाँ, पाकिस्तानी आमों की तो बात ही अलग है। Consume a large amount of mangoes. We are in Pakistan since 2 years. हमारे इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में 2 साल हो चुके हैं। हम यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत को भी इनके रिसोर्सेज बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिनमें प्लांटेशन, नर्सरी, ज़राअत, पॉलिसी सेक्टर खास तौर पर नौजवानों और खवातीन को मजबूत बनाने में काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ पाक ऑलिव ऑयल का इफ्तिताह कर रहे हैं। पाकिस्तान में जबरदस्त और ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस होता है। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके लिए एक पॉलिसी बनाने की जरूरत In है। order to help the consumers to have good quality. This year we also इस साल हमारा मकसद इटालियन ऑलिव ऑयल को प्रमोट करना भी था। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल सेहत के लिए निहायत जरूरी है। इटालियन कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट के नाम से हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम भी है, जो पाकिस्तानी किसानों को तकनीकी स्टंट्स मुहैया करता है, ताकि पाकिस्तान में भी ऑलिव ऑयल की पैदावार में इजाफा हो। for ingredient. I'm very glad to participate to this event. मैं यहाँ ऑलिव कल्चर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मेरा काम पाकिस्तान और इटली के माबेन ऑलिव वैल्यू चेन को बेहतर बनाना है। हम लोग पाकिस्तान में ऑलिव ऑयल की पैदावार और इसकी क्वालिटी पर काम कर रहे हैं। नर्सरी से लेकर इसकी प्रोडक्शन और मार्केटिंग तक हर पहलू हम लोग यहाँ देख रहे हैं। हम लोग यहाँ मुख्तलिफ तरीकों से ऑलिव ऑयल की क्वालिटी को बेहतर बना रहे हैं, लोगों तक अच्छा और ऑर्गेनिक ऑयल पहुँचे। You know, and searching it is ready available. Many suitable area. Let's say Baluchistan is पाकिस्तान में ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन बहुत सी जगहों पर होती है। बलूचिस्तान में सबसे पैदा होता है। इसके अलावा फाटा में ऑलिव ऑयल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। पोटोहार भी मैंने देखा है कि अच्छा ऑलिव ऑयल पैदा होता है। पोटोहार में जरा मौसमी कंडीशंस मुश्किल हैं, इसलिए वहाँ की पैदावार जरा मुख्तलिफ होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऑलिव ऑयल प्रोडक्शन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बस सिर्फ क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए चंद स्टेप्स लेने की जरूरत है।
हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन प्राइवेट तबके से कोई खास मदद नहीं मिल रही। Not the olive industry is not yet in the business. Look, I'm an agronomist. मैं पिछले 1.5 सालों में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा घूमा हूँ, इसलिए किसी शक्को शोबे के कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान में सबसे अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल पैदा हो सकता है। इसके अलावा लोरा लाई, किला सैफुल्ला, योब, इन तमाम इलाकों में भी ऑलिव ऑयल की अच्छी पैदावार होती है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की जमीन और मट्टी बहुत जरखेज है, वहाँ भी अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल पैदा किया जा सकता है। पंजाब में ऑलिव की पैदावार इतनी साजगार साबित नहीं होती, क्योंकि मॉनसून की वजह से बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो जाता है। अगर आप पंजाब में भी ऑलिव ऑयल की पैदावार करना चाहते हैं तो आपको ऑलिव के पौधों की इजाफी केयर करना पड़ेगी। They are disease free, etc., etc. These projects in between our cooperation and ऑलिव ऑयल को यहाँ प्रमोट करने के लिए इटालियन सफारत खाना और पाकिस्तानी हुकूमत का इश्तिराक बहुत पुराना है। पाकिस्तान का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल क्वालिटी में बहुत अच्छा है। हम यहाँ लोगों में भी ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल का रुझान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश मेरी अपनी खाने की टेबल से शुरू होती है। and as well here when we have all the coverage of media today. आपको एक अच्छी खबर देते हैं, वो है हज पॉलिसी के हवाले से। निगरान वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद साहब ने हज पॉलिसी 2024 का कल ऐलान किया। वफाकी दारुल हुकूमत में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हज गुज़िश्ता साल की निस्बत सस्ता हो। गुज़िश्ता साल जो हज था वो तकरीबन 11,75,000 का हुआ था। अब हम इस पैकेज को 10,75,000 तक ले आए हैं। 1 लाख रुपए तक इसमें कमी की गई है। और उन्होंने कहा जी बगैर किसी समझौते के हमने इसको कम किया है। अनीक अहमद साहब का ये भी कहना था कि हज के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमने ट्रांसपोर्ट हो, होटल्स हो, इसका मुआयना कर लिया है। हज 2024 डिजिटाइज होगा। हर हाजी को एक ऐप दी जाएगी। इस ऐप के जरिए हाजी गुम हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बात क्यों की गई है? क्योंकि बहुत से जो हुज्जाज कराम है वो गुम हो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन मिल भी जाते हैं। सिस्टमैटिक चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन मसला थोड़ा होता है लोगों को। तो उन्होंने कहा जी हर हाजी को सिम में 7 GB डाटा दे दिया जाएगा और वो 40 रोज़ तक हाजी ऐसा ही मोबाइल इस्तेमाल करता रहेगा। 2024 में पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 का होगा। इसके अलावा जो हज दरखास्तें हैं इनकी वसूली का आगाज़ 27 नवंबर से होगा, जबकि आखिरी तारीख 12 दिसंबर होगी। ये भी उन्होंने बिल्कुल। इसके साथ साथ निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद साहब ने कहा कि हम तमाम हजाज खवातीन को अबाया देंगे जिसके पीछे पाकिस्तानी परचम छपा होगा। और मदीने में अमूमन 8 रोज़ क़याम होता है, लेकिन अगर कोई हाजी 4 रोज़ रहना चाहे तो हम कर देंगे और इससे पैकेज मजीद सस्ता हो जाएगा। रोड टू मक्का सऊदी अरब ने हमें फैसिलिटी दे रखी है। हमने इसमें कराची को भी शामिल कर लिया है। और ऑब्वियसली ये जो कल पॉलिसी का ऐलान किया गया, इससे वाकई ये बात साबित होती है कि ऑब्वियसली हर साल हज की जो पैकेज है उसकी कीमत बढ़ती है, लेकिन अगर इस बार हज के पैकेज की कीमत कम हुई है, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। और अगर किसी को इस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे हजाज कराम को इस तरह के मसाइल दरपेश होते हैं। एक बात जो अनीक साहब ने की है वो मुझे थोड़ा जज्बाती कर गई है, वो कि उन्होंने कहा कि वैसे मदीने में 8 दिन का क़याम होता है और कोई 4 दिन रहना चाहे तो जो मदीने जाएगा वो 800 दिन रहना चाहेगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करेगा। उन्होंने खैर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया, वी रिस्पेक्ट दैट, अच्छी उनकी एक ऑप्शन है। लेकिन जब आप मदीने में हैं तो फिर जितना ज़्यादा रहें उतना ही रहने का दिल करता है, जाते ही आप इसलिए। अच्छी बात है, कुछ थोड़ा बहुत ही सही लेकिन रिलीफ फॉर्मूला मिल रहा है। और ख़ास तौर पर हमारे जो गाँव देहातों से हाजी जाते हैं उनको काफ़ी मसाइल होते हैं। कुछ लोग पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो गुम हो जाते हैं वहाँ पे। दो कि मोबाइल फोन्स की सिम्स का हाँ सिम्स का भी इशू होता है। तो इसलिए अच्छा है ये इनिशिएटिव, लोग ताकि परेशान ना हो, हाजी कंफर्टेबली अल्लाह के हुजूर पेश हो और अपनी जो इबादत है उसको कर पाएं। इसके बाद जी अब व्हाट नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास सेगमेंट है जी मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा फैज आज हमें गाड़ियों का अपलिफ्ट करना कैसे बता रही है। देखते हैं आज का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान।
शौक रखते हैं लेकिन आपकी जेब इजाजत नहीं देती, तो आज की वीडियो खास आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं लाई हूं आपको एक ऐसी वर्कशॉप पर जहां पर करोड़ों मालियत की गाड़ियां चंद लाखों में तैयार की जाती हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने इस महंगी गाड़ियों के शौक को पूरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान और ये आज हमें बताएंगे इस गाड़ी के बारे में। इसका मॉडल था क्या पहले? ये 98 2002 वाला मॉडल था मैम, और इसको आपने किस में कन्वर्ट किया? ये 2023 लाइक जो बिल्कुल जापान से अभी भी आप गाड़ी इंपोर्ट करेंगी, नया मॉडल बिल्कुल ये वो वाला गाड़ी बनाई है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर कितने पार्ट्स गाड़ी के जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं? बात करें ना, पार्टी चेंज करनी पड़ती है हमें। फ्रंट में आपने क्या क्या चीजें जो हैं वो अपलिफ्ट की हैं? तो फ्रंट बोनेट इसका चेंज है सबसे पहले, और उसी के साथ साथ इसके साइड फेंडर, ठीक है, साइड फेंडर के साथ हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट के साथ इसका फ्रंट बम्पर, फ्रंट बॉडी किट। कितने और कहाँ कहाँ इंस्टॉल? इसके 360 कैमरे लगे हुए हैं, फ्रंट पे भी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, इसी तरह बैक भी लगा हुआ है, इसके साइड प्रोफाइल पे भी लगा हुआ है, मिरर के नीचे राइट भी लेफ्ट भी। हाँ। आप अंदर से बैठ के देख सकते हैं मेरा फुट पैनल गाड़ी का कहीं टच तो नहीं हो रहा में। क्या आप लोग ओरिजिनल बॉडी पार्ट्स जो हैं वो लगाते हैं? 70% अगर पार्ट्स की बात की जाए तो चाइना, अच्छा। 1 लाख GPD, ठीक है, और 25% जो होता है वो जापानी पार्ट्स। और अगर कोई इसको सेम ओरिजिनल ऐसी गाड़ी के साथ खड़ा करे बिल्कुल तो कोई फर्क नहीं है? मेरी में गाड़ी बनाई हुई, अगर आप 14 करोड़ की गाड़ी जापान से इंपोर्ट करते हैं तो 7 गाड़ी कंपेयर करते हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। कोई फर्क। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, मुझे इसकी लाइट्स के बारे में बताएं, ये लाइट्स कौन सी इसमें यूज हुई हैं? लाइक उसी तरह ओरियम लाइट है, जैसे जेन्युइन लुक में लाइट आती है ना मैम, उसी तरह लाइट है इसकी, वैसे ही इशारा, पार्किंग, लो हाई उसी तरह चलता है। ये बोनेट के कट्स की बात करूं तो इसके बारे में बताएं। कट बिल्कुल उसी तरह मैम कि जैसे नए मॉडल में है। बेसिक इसका जो सामान है, साइड प्रोफाइल है, पीछे है, इंटीरियर है, और हर चीज। ये जो आपने यहाँ पे ब्लैक, इसी तरह इसे गोला लगाया गया है, उसी तरह इसको ब्लैक टच दिया गया बीच में से अपर फेंडर का, ठीक है, और ये अपर फेंडर के अलग चीज़ है, ये इसके ऊपर प्रोटेक्टर लगता है कि गाड़ी का फेंडर भी कम रहे, और ये जेन्युइन गाड़ी में भी आता है, और उसी तरह लाइक हमने उसी को भी लगाया। साइड मिरर्स में मुझे बताएं कि क्या क्या चीजें आपने चेंज की हैं इस साइड मिरर में? आपको पता है हर गाड़ी का इधर मिरर है, तो जेन्युइन 2023 है ना गाड़ी, उसको जेन्युइन एक दरवाजे पे मिरर है, ठीक है, और इस गाड़ी को मिरर लगाने के लिए हमें बहुत सी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ी है, उसके लिए हमें ये बेस तैयार करनी पड़ती है, उसी के ऊपर मिरर सेट करना पड़ता है, और जेन्युइन लाइक जैसे 23 मॉडल की गाड़ी में होता है उसी तरह ये मिरर फिट हो गए हैं। इसके नीचे 360 कैमरा भी लग चुका है, ये मैं देख रही हूँ, और ये कैमरा भी लग चुका है, और ये अंदर बैठ के रीटेक भी है, अंदर बैठ के आप किसी जगह पे गाड़ी खड़ी करते हैं, बटन पुश करेंगे या मिरर खुद ही बंद भी होगा। जो मेजर बात नजर आती है गाड़ी की वो ये आती है कि इसकी लाइनें कंपेयर करनी पड़ती हैं कि जेन्युइन 23 मॉडल के मुताबिक ही इसकी साइड से भी शेप, क्योंकि ये दरवाजे हमें मिलते नहीं हैं। 98 मॉडल गाड़ी को ही हमें डेंटिंग करके और फिर प्रोटीन के अंदर थोड़ा तैयार करके और फिर पेंट ऊपर लगता है। अच्छा, एक दरवाजे को तैयार करने में फिर तो ज्यादा टाइम लगता होगा? बिल्कुल, 3 से 4 दिन एक दरवाजे को तैयार करना है। साइड पैनल भी लाइक वही 23 वाले हैं जो फंक्शन 2023 में होता है, दरवाजा खोलें वैसे ही लाइट ऑन होती है। पूरे पाकिस्तान का जो चैलेंज है वो ये है कि हमने इसको पूरा क्वार्टर ही नया डाल दिया, और लाइक 2023 मॉडल के मुताबिक, और सेम उसी तरह क्रोम मंगवाया हमने चाइना से, ऊपर फिट किया। तो क्या कभी किसी ने चैलेंज किया है कि नहीं अभी भी ये कहीं ना कहीं से 2002 की लुक ही दे रही है? बाहर के इदारे जो हमको देख के लोग काम करना शुरू हुए हैं, उनकी गाड़ियां खराब, लोग हम ठीक करते हैं। मेरे राइट साइड पे एक मॉडल मौजूद है जो 2002 मॉडल है, और ये अपलिफ्ट हो चुका है 2023 मॉडल में। जब आप गाड़ी को अपलिफ्ट करते हैं उसकी हाइट में फर्क आता है, और किस तरह से आप इस एक्सटेंशन को मैनेज करते हैं? तो अगर बात की जाए ना तो 2023 मॉडल रहेगी, ठीक है, करते हैं ना तो निकालते हैं हम इंटरनेट से, साइज पूरे पमाइश किए जाते हैं, मतलब डेमो बना के फिर, मतलब बड़ी स्ट्रगल है, कोई 3-4 बार ये फिटिंग अप एंड डाउन होती रहती है। क्या सिर्फ शशका वही रहता है या कंफर्ट भी वही वाला मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर मेरे साथ अभी भी टेस्ट ड्राइव भी करेंगे इस गाड़ी की तो आपको कोई ये नहीं लगेगा कि अंदर बैठ के आप वो 2002 वाले मॉडल में बैठी हुई हैं। तो मुझे इसके बैक साइड में बताएं क्या क्या चीजें आपने एक तो इसमें अपलिफ्ट की हैं? पायलट लगाया, इसको चेंज किया। अगर लोग क्या करते हैं बड़ी लाइटें लगा देते हैं, तो अगर लैंड क्रूजर के पैसे ले रहे हैं ना तो लैंड क्रूजर का ही सामान लगाएं। और ये ओरिजिनल लाइट्स लगाई हैं? ओरिजिनल चाइना की लाइट है, लेकिन फिटिंग साइज लाइक 2023 मॉडल वाला। बैक बम्पर पैड की बात कर लें, बैक बम्पर की बात कर लें, या क्रोम की बात कर लें,
चाहे इसके रिफ्लेक्टर की बात कर लें, ठीक है। और इसी तरह ये ब्लैक लाइनें हैं, सेम कॉपी है। जबरदस्त। अच्छा फैजान, मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी गाड़ियां जो हैं आप अपलिफ्ट करते हैं? अपलिफ्ट तो मैम हम जो अभी विजन है ना, हमारा लैंड क्रूजर है, प्राडो है और रीवो है। ये पेट्रोल है या डीजल है? ये डीजल गाड़ी है मैम। और ऑटो है? तो चलें फिर टेस्ट ड्राइव करें। चले मैम। फैजान, आपसे चाहूंगी एंटर होते पहले आता है डैशबोर्ड। जी बिल्कुल। तो डैशबोर्ड के अंदर क्या चीजें हैं जिनको आप लोगों ने चेंज किए इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से? इंटीरियर की बात करें तो मैम इसका डैशबोर्ड चेंज है ठीक है। सबसे पहले। डैशबोर्ड के बाद टीवी टेस्ला ओके, जो आपको नजर आ रहा है, जैसे इसके अंदर जनरल लैंड क्रूजर 300 बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह और टेस्ला सारा इधर से ऑपरेट होता है। एसी चाहे 360 कैमरे हों, सारे इधर से ऑपरेट होते हैं। उसी तरह उसके बाद आ जाता है इसका मीटर के स्पीडोमीटर के हर फंक्शन ऑन करने, जैसे हम ड्राइव पे जा रहे हैं तो इसका डी ऑन है, फ्यूल इसमें कम है, डीजल कम है तो हमने हैजर्ड ऑन है, तो उस हर चीज़ को मेंटेनेंस करना और हर वो फीचर ऑन करना जो नए मॉडल में है। अच्छा। वो मीटर के अंदर इंस्टॉल करना, आरपीएम, स्पीडोमीटर, हर चीज़ का वो ख्याल किया जाता है। तो इसका हेड कंट्रोल जनरल बटन से ऑपरेट होता है। ओके। और उसी तरह इसका गेट लीवर चेंज होता है ऑटोमेटिकली। उसी तरह जैसे डैशबोर्ड है उसी तरह इसका कंसोल है, इंटीरियर किट है और इसका गेट लीवर है। और उसके बाद जो मेन चीज़ है इसका नए मॉडल का 2023 मॉडल का स्टीयरिंग मल्टीमीडिया वाला, जैसे इधर से ही मल्टीमीडिया सारा ऑपरेट होता है। बिल्कुल, कॉल भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो इसको अंदर से दरवाज़ों की पोशिश जो बड़ी खूबसूरत लगती है, सारे इंटीरियर की वो साइड डोर की पोशिश। अच्छा फैजान, मैं देख रही हूँ कि ये आपने RGB लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल की हैं, डैशबोर्ड में भी हैं, डोर्स में भी हैं, जी मैम। और सीट्स के बॉटम में भी हैं। तो ये इजाफे के लिए लगाई गई है? कस्टमर रिक्वायर्ड पे लगाई गई है, जेन्युइन चीज़ नहीं है। पे ऊपर भी लाइट लगी हुई है, जैसे इसके स्टीयरिंग के बाद पुश बटन है, गाड़ी रिमोट से स्टार्ट होती है, एयर बैग के सेंसर हैं, सारे ऑपरेट हैं। मेन चीज़ें उसके बाद दो वो है सीट पोस्ट, पाँव के नीचे जो मैटिंग है, हाँ, और वो सारा कुछ उसी को मेंटेनेंस किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, ऑटो एडजस्टेड है? जी बिल्कुल, उसी तरह इलेक्ट्रिक सीट है आगे पीछे। इसकी जो सीटें होती हैं पुरानी वो काफ़ी बैठ गई होती हैं, उसके अंदर फॉर्मिंग की जाती है। मुकम्मल तौर पर अपलिफ्ट करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? टाइम रिक्वायर्ड तो मैम हमें 2 माह होते हैं। कितना खर्चा करके अपनी गाड़ी जो है उसको फेसलिफ्ट कराया जा सकता है? 40 से 45 लाख रुपया हम लोग चार्ज करते हैं। कोई जज नहीं कर सकता कि गाड़ी भाईजान ये वो 2002 मॉडल है, 98 वाली गाड़ी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी महंगी गाड़ियों के शौक को पूरा कर सकते हैं। जिस गाड़ी में मैं मौजूद हूँ इसमें चंद लाख का खर्चा किया गया है, लेकिन अब जब ये सड़क पर चलती है तो देखने में कहता है कि ये वो गाड़ी है जो 16 करोड़ रुपए की है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे इजराइल के हवाले से जिसने जंगी जुनून में इंसानियत के तमाम तकाजे बढ़ा दिए हैं। इजरायली काबिज फौज ने अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बार बार बमबारी करने के बाद इस पर एक टैंक चढ़ा दिए हैं। काबिज फौज की भारी नफरी अस्पताल के अंदर दाखिल हो गई और फलस्तीनों पर बदतरीन तशद्दुद शुरू कर दिया। इंसान दुश्मन काबिज फौज ने अस्पताल के अंदर मौजूद अद्वियात और तिबी आलात के एक गोदाम को भी धमाके से उड़ा दिया। अस्पताल के ज्यादातर दरवाजे भी धमाके से उड़ा दिए गए, जिससे वहां पर मौजूद लोग जो हैं वो शहीद भी हो गए। अस्पताल में 650 मरीजों समेत तकरीबन 2300 अफराद मौजूद हैं, जबकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि अल-शिफा हॉस्पिटल कंट्रोल से शुमाली गजा के 50% हिस्से पर उनका कब्जा हो जाएगा। और ये दावा भी है कि अल-शिफा हॉस्पिटल में हमास का कमांडर मौजूद है, जो कि गुजरे कई घंटे हो चुके हैं, मगर इजराइल गजा के सबसे बड़े अस्पताल में हमास का कमांडर सेंटर का सबूत ताहाल पेश नहीं कर सका। अल जजीरा की रिपोर्ट ये कहती है कि इजरायली फोर्सेस ने अल-शिफा हॉस्पिटल में राइफल, ग्रेनेड्स और फौजी जैकेट्स का भी दावा किया था, मगर ताहाल कुछ नहीं मिला। दुनिया ये सवालात उठा रही है कि अगर हॉस्पिटल को बुनियाद बनाकर कार्रवाइयां करनी थी तो इनके सबूत भी तो पेश किए जाए ना, मगर ना इसकी तहकीकात करें। और ये जंगी जराइम के अंदर आता है। उधर गजा में कायम जो इंडोनेशियन हॉस्पिटल है
इसके सरबराह ने कहा है कि जो ईंधन का खात्मा है, इस पर तमाम सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। दूसरी जानिब जो रॉयटर्स खबर एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशियन हॉस्पिटल के का जो सरबराह है, उन्होंने कहा है कि 45 मरीजों को फौरी सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन मुमकिन न हो पाई। नतीजा क्या निकला होगा आप समझ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडोनेशियन हॉस्पिटल में सर्विसेज हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। गजा और शिमाल से आए मरीजों को इलाज की अदम फराहमी की वजह से हम सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम गजा की पट्टी की जानिब जाएं तो यहां पे तमाम टेलीकॉम कंपनीज की सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि सर्विसेज बहाल रखने वाले जितने भी तवानाई के वसाइल हैं, जो जरिए हैं, हम ईंधन की बात कर रहे हैं, वो खत्म हो गए हैं। रॉयटर्स ये भी कहता है कि गजा की जो मरकजी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है पाकटेल और जवाल, उसने बयान में कहा है कि ईंधन की कमी के बायस जो सर्विसेज हैं ये मुअत्तल कर दी गई हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने गजा में इंसानी बुनियाद पर जंग में वक्फे का मुतालबा कर दिया था। हमने आपके इस हवाले से आगाह भी किया था। ये माल्टा की जानिब से करारदाद पेश की गई थी और 12 वोट इसके हक में आए थे। अमेरिका, बरतानिया और रूस ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया था। करारदाद में जो हमास की कैद में मौजूद जरगमाली हैं, इनकी रिहाई का भी मुतालबा किया गया। और दूसरी जानिब जो मैसूर इलाका है, यहाँ पे शहरियों तक इमदाद पहुंचाने के लिए काफी दिनों के लिए फौरी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फों और राहदारियों का भी मुतालबा किया गया था। अब ये ताजा तरीन सूरत हाल क्या है और क्या महज किसी कमांड सेंटर को बुनियाद बनाकर शक की बुनियाद पर किसी हॉस्पिटल हमला करना, वहां पे जख्मियों को जो कि इलाज जिनका हो रहा है उनको मारना, ये किस जुमरे में आता है, इसी पे हमने बात करनी है। और इसके लिए हमारे साथ मंसूर जाफर साहब मौजूद। बिल्कुल मंसूर जाफर साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने में ज्वाइन किया। ये जो भी ताजा तरीन सूरत हाल, एक पिक्चर हमारे सामने है, ऑब्वियसली दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। पूरी दुनिया वो तमाम तर दहशतगर्दी और सफाकियत देख रही है जो इजराइल इस वक्त फलस्तीनियों के ऊपर कर रहा है। और अब हॉस्पिटल को जिस तरह से कमांड सेंटर की बुनियाद बनाकर वहां पर लोगों को शहीद करना, अद्वियात, गोदाम, इनको धमाके से उड़ाना, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मैं समझता हूँ जी कि मालूम तारीख में अगर कोई जंगी तारीख लिखी जाएगी तो उसमें इसराइल को दुनिया की बुज़दिल तरीन फौज के तौर पे जो है वो याद किया जाएगा, क्योंकि जो फौज जो है वो सॉफ्ट टारगेट यानी हॉस्पिटल्स और खासतौर पे वो टारगेट के जिन्हों इंटरनेशनल लॉ में एक्सेप्शन हासिल है, वो जंग के दिनों में भी रास्ते खुले रहते हैं, उन पर अटैक नहीं किया जाता। अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर उनमें शामिल हैं, उसके तहत चलने वाले इदारे एजेंसियां शामिल हैं और बिलखुसूस हॉस्पिटल्स। लेकिन इसराइल जो है वो एक हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स को बुनियाद बना के और वहाँ पे अपने झूठे दावों के सबूत की तलाश में जो है जिस अंदाज से अपना लाव लश्कर लेकर आया है, अब वहाँ पे अपनी जो विक्ट्री की एक स्टेटमेंट के तौर पे वो उस तबाहशुदा हॉस्पिटल के जिसके सेहन में 120 इज्तिमाई कब्रें जो है वो बना के वहाँ पे लोगों को दफनाया जा रहा है, उसके ऊपर अपना इसराइली परचम लहराकर वो दुनिया को ये साबित करना चाह रहा है कि उन्होंने गजा की ये पट्टी जो है ये फतह कर ली है। तो मैं समझता हूँ कि इस मालूम तारीख में इतना बुज़दिल जो हमला आवर है वो किसी ने नहीं देखा कि वो हॉस्पिटल्स पर अपनी फतह का परचम लहरा रहा है, जबकि नीचे जो है वो लोग इज्तिमाई कब्रों में दफन है और वहाँ पे जो लोग मैसूर है उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि जंग के दिनों में निहत्ते लोगों को सेफ पैसेज दिया जाता है कि वो वहाँ से निकले और अपनी जिंदगी को महफूज बनाए, लेकिन इसराइल एक मुख्तलिफ एजेंडा लेकर इसराइल का गजा पर हमला आवर हुआ है। वो यहाँ के बासियों को इस सरजमीन से उसी तरीके से निकाल बाहर करना चाहता है जिस तरीके से 1948 में और 1953 में 1967 की जंगों में जो है उन्होंने यहाँ पे बड़े पैमाने पे नकबा जिसे फलस्तीनी जानते हैं, बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी जो है, बड़ी मैसिव ऑक्सीडेंस वहां से हुआ था लोगों का, वो ये ख्वाब देखकर गजा पर हमला आवर हुआ है, क्योंकि उसका ना तो मिशन यहाँ पे अपने जरगमालियों की रिहाई है, क्योंकि उनमें से 50 तो खुद उसकी अपनी बमबारी ही की नजर हो चुके हैं। और अब भी जो सूरत हाल है, इस कॉम्प्लेक्स को वो ये बुनियाद बना रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को रखा हुआ है। तकरीबन 4 दिन के मुहासे और अब पूरी टैंकों के साथ लड़ाई और अंदर दाखिल होने के बावजूद वो अपने इस दावे की सबूत में एक भी ऐसी चीज पेश नहीं कर सके जिससे इस हॉस्पिटल के गैर हॉस्पिटल यानी मकासद के लिए इस्तेमाल के हवाले से वो दुनिया को कायल और माइल कर सकते हो। तो जी मंसूर साहब, बिल्कुल बड़ी बेहतर तरीके से आपने अहाता किया सारी सूरत हाल का, और जैसा कि आपने कहा बिल्कुल इससे मुत्तफिक होने बगैर और क्या राय हो सकती है कि बदतरीन कैरेक्टर के तौर पे लिखा जाएगा, बदतरीन फौज के तौर पे तारीख याद रखने वाली है इसराइल को, लेकिन फिल वक्त अगर कोई चीज कीमती है तो वो बाकी बाधा फलस्तीनियों की जान है।
कुछ लोग तो जंग में मारे जा रहे हैं बराह रास्त अटैक्स के अंदर, और कुछ इसके आफ्टर इफेक्ट्स का शिकार हो रहे हैं, जिसमें वसाइल की कमी है, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, इवन पीने का पानी तक मुयसर नहीं है, उसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। इस सारे मामले को इसराइल के जस्टिफिकेशन के तौर पर पेश कर रहा है। क्या दुनिया के पास अब मजीद जवाब नहीं आ गया कि इस जंगी दहशतगर्द को रोकें, इसके ऊपर कोई ऐसे इकदाम करें जिसकी बेस पे इसका हाथ अब जोर से पकड़ा जाए? अदरवाइज व्हेन यू टॉक अबाउट नेगोशिएशंस एंड ऑल, अब चीज उससे तो आगे चली गई। आई मीन कोई हद रह नहीं गई है। अमेरिका के कहने के बावजूद, सलामती काउंसिल के कहने के बावजूद इसराइल रुक नहीं रहा है। कैसा बेलगाम घोड़ा हो चुका है जो कि किसी के काबू में नहीं आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आप कुछ ताकत का पहलू, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिससे कम से कम उसको डर हो कि कोई उसका हाथ पकड़ने जा रहा है या पकड़ सकता है? देखिए जी, उसका हाथ पकड़ने के लिए मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया भर के जो मुख्तलिफ कैपिटल्स हैं वहां पे होने वाले जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो सबसे बड़ी उसके लिए आई ओपनर है। बिलखुसूस डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने हेडक्वार्टर के बाहर जो होने वाला कल रात का मुजाहरा है, और उसमें जिस अंदाज से पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान बदबड़ हुई है, वो इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए एक आई ओपनर है। और फिर इसी तरीके से उनके इत्तेहादी जो उनको अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हुए नहीं थकते, कनाडा के वजीर आजम जो है अब उन्हें डिनर के लिए अपने मुल्क में कोई सेफ प्लेस नहीं मिल रही है। इसी तरीके से जापान, जिसको एक बहुत ही महफूज मुल्क समझा जाता है, कि वहां पे इसराइल की एम्बेसी के दीवार के साथ जो है गाड़ी टकरा सकती है। और इसी तरीके से इराक और शाम के अंदर बुनियादी तौर पर इस वक्त मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा कंसर्न है या इस वक्त दुनिया के लिए और खासतौर पे अमेरिका बहादुर के लिए, वो ये है कि इस वक्त ये जंग जिसके फैलाव को रोकने के लिए उन्होंने दूसरे ही दिन वहां पे अपना बहरी बेड़ा, अपना जंगी सामान भेज दिया था। इस वक्त वो जंग की आग जो है वो गरबे उर्दन में लग चुकी है। पूरा मगरबी जनीन इस वक्त एक बहुत बड़ा वहां पे मैदान जंग यानी बर्पा है। इसराइल है और उसको यहूदी आबादकार और उनकी जो फौज है, उन्होंने वहां पे फलस्तीनियों को जीना दूभर कर रखा है। उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको अंधाधुंध गिरफ्तार कर रहे हैं। हत्या के कल एक फायरिंग यानी करने वाला एक नौजवान, उसकी 90 साल वालदा को उसके हाथ पीछे बांध के मनहनी कमर के साथ जो है उसको इसराइली फौजी बंदूकों के साथ। What a shame। मुझे ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल में जब हम इसराइली फौज के बदतरीन किरदार की बात कर रहे हैं और मजलूम फलस्तीनियों की बात कर रहे हैं, वेयर इज हमास जी जिसने ये सब कुछ इनिशिएट किया? व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी दे हैड? आई मीन, अब उन्होंने कहा था कि हमारे पास यरगमाली है, यरगमालियों के ऊपर हम बारगेन करेंगे। इनिशियली एक स्टेटमेंट दी कि जी हर हमले के अगेंस्ट हम एक यरगमाली मारेंगे इसराइली, और नेतन्याहू डटा रहा और उसने कहा कि नहीं, हम अपने अटैक्स जारी रखेंगे, विल नॉट स्टॉप, और वो उसके ऊपर कायम भी है। इस सारे मामले में हमास कहां पे है, कहां स्टैंड करता है, और उनके पास अब कोई पॉलिसी? मुझे तो लगता है पहले दिन से नहीं थी, लेकिन क्या अब कोई पॉलिसी है जिसकी बेस पे ये जो इतने लोगों की जानें अब स्टेक पे लगी हुई हैं, इस पे आप क्या कहेंगे मंसूर साहब? मेरा ख्याल है कि हमें इस नौयत की स्वीपिंग स्टेटमेंट तो शायद नहीं देनी चाहिए कि उनके पास पॉलिसी नहीं है। जिन्होंने 10,000 जाने और इससे पहले हजारों जाने वो कुर्बान कर चुके हैं अपने कॉज के हवाले से, तो वो यकीनन अपने कर्र फल की जो पॉलिसी है वो अपनाए हुए हैं। आज भी आप देखते हैं कि जो हॉस्पिटल है इसके अंदर जिन गारों और जिन सुरंगों की तलाश में वो लोग आए हैं, उनके टैंक्स उन्होंने ही तबाह किए हैं। और इसी तरीके से जो यरगमालियों के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है, वो उनको मारना तो कोई इशू नहीं है, वो तो एक कान में सारे मारे जा सकते हैं। लेकिन असल इशू यही है कि उनके बदले असल वो काज के जिसके लिए उन्होंने ये सारा यानी अपना ये जो हमले का जिसे कहना चाहिए प्लान किया था उसको हासिल करना है। कल ही इस्माइल हनिया साहब ने अपना जो एक पॉलिसी खिताब दिया है इस हवाले से, उसमें उन्होंने इसराइल को बावर करवाया है कि उसे बगैर कीमत के जो है वो अपने कैदियों की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर एक मैसेज है। और इसी तरीके से हर रोज जो इस जंग के सरखेल हैं, जो इसके प्लानर हैं, जो एग्जीक्यूटर हैं, अबू उबैदा जो उनके तर्जुमान हैं, उनका खिताब इस वक्त दुनिया रात को सुने बगैर सोती नहीं है कि वो आज क्या दे रहे हैं। और उसमें जिस अंदाज से वो अपनी मैदान जंग की मुख्तलिफ वीडियोज और उस पर इसराइल पर होने वाले जो हमले हैं वो जारी करते हैं, वो एक जो फलस्तीनी। मेरा सवाल यहाँ पे मंसूर साहब ये है कि क्या इसके हासिल वसूल जिसकी बात आप कर रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स विद द वीडियोस, एक ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंकों का तबाह होना, सर ये काफी है उन इज्तिमाई खबरें जो मुसलसल बन रही हैं,
फलस्तीन के अंदर 11,501 गो के अंदर जो लोग, इससे पहले कितने शहीद हुए उसका तो हिसाब नहीं, लेकिन ये एक गो के अंदर जो मार दिए गए हैं, क्या ये उस पॉलिसी का हिस्सा था? क्या इसके लिए इस डैमेज को उस पॉलिसी के अंदर रखा गया था? और क्या पॉलिसी यही है कि जब तक इसराइल चाहे इसको जारी रखे और फिर हम बाद में यरगमाली के ऊपर बात शुरू करेंगे? आई मीन एक स्टेटमेंट तो जंग के अंदर हर शख्स ये देता है ना। रिसेंटली यूक्रेन वॉर की हम एग्जांपल लें तो यूक्रेन वॉर के अंदर भी काउंटर स्टेटमेंट्स आती रही हैं। रशिया अपनी स्टेटमेंट देता रहा, यूक्रेन अपनी देता रहा है। हालांकि यूक्रेन वाज काइंड ऑफ अ वीकर साइड। स्टेटमेंट्स की हद तक तो हम नहीं रह सकते। हासिल वसूल क्या है? सवाल मेरा ये है कि हमास ने अब तक जितनी स्टेटमेंट्स दी हैं, जो इतना बड़ा अटैक प्लान किया है, इसका अब तक का हासिल वसूल क्या है जब इसराइल किसी के कहने पे भी अब रुक नहीं रहा है, बेगुनाह फलस्तीनियों को मार रहा है? यकीनन जी, इसराइल जिस यानी आप कह लीजिए कमतर और बद अखलाक और तारीख के बुज़दिल तरीन दुश्मन से उनका सामना है, उसके हवाले से उनकी जो पॉलिसी है वो वही पॉलिसी है जिस बात को वो समझता है, यानी जिस अंदाज से एक ताकत की जुबान में समझता है, वो उस ताकत की जुबान में उनसे बात कर रहे हैं। अब इस ऐसे मौकों पे, जंग के मौके में, जंग सिर्फ मैदानी जंग में नहीं लड़ी जाती, वो सफारती महाज पे लड़ी जाती है, सियासी महाज पे लड़ी जाती है। इन फलस्तीनी मुजाहमतकारों की, जिसे कहना चाहिए हार्ड लक, या जो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो खित्ते के वो ममालिक के जो उनके हमसाया है और बेसिकली आज के सरपरस्त समझ जाते हैं, वो इस जिस बुज़दिली और कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं, उसकी वजह से हमास और यहाँ पे जो ह्यूमन लॉस हो रहा है उसकी राह हम पार हो रही है। और इसी वजह से वहाँ पे जो इमदाद और दीगर सामान है, अब मिस्र जो है वो आए रोज अगर रफा क्रॉसिंग बंद करेगा, उसमें हमास का तो कोई कसूर नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको इस वक्त पूरी दुनिया, बिलखुसूस जो खित्ते के ममालिक हैं, उनको शेयर करना चाहिए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाज़ अरब कैपिटल्स में फलस्तीनियों के जो वहाँ तबाह हाल उनकी जिंदगी है, उसकी बहाली के लिए डोनेशन तो इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस सफारती और जिस अस्करी मदद की उन्हें जरूरत है, उसके हवाले से कोई एकदम इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा। थैंक यू वेरी मच मंसूर जाफर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया है। जी, मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे फ़लस्तीन और इजराइल के हवाले से। इजराइल की बर्बरियत बरकरार है और मासूम फ़लस्तीनी इसका शिकार हो रहे हैं और दुनिया खामोश तमाशाई के तौर पर यह सारा तमाशा देख रही है। अल्लाह करे इन फ़लस्तीनियों की मुश्किल आसान हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में सिर्फ हम क्रिकेट की बात नहीं करते, हम दीगर स्पोर्ट्स की भी बात करते हैं। कल भी हमने फुटबॉल का जिक्र किया था। अनफॉर्चुनेटली हम मैच तो नहीं जीत सके, जो बड़ा एंटीसिपेटेड मैच था पाकिस्तान फुटबॉल को लेकर। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 के मुकाबले की, जिसमें सऊदी अरब वर्सेस पाकिस्तान कल बदे मुकाबिल थे। इसमें पाकिस्तान को बहरहाल 4-0 से शिकस्त हुई सऊदी अरब की तरफ से। बट हमने कल भी कहा था कि 193 रैंकिंग एंड देन 57 रैंकिंग में बड़ा ही फर्क है, और ये सऊदी अरब की वही टीम है जिसने अर्जेंटीना को बीट किया है। तो इस वजह से हम कुछ खास परेशानी है, लेकिन रिपोर्टेडली मैं मैच लाइव तो नहीं देख सका, मैं स्कोर को फॉलो कर रहा था। पता ये चला कि पाकिस्तानी टीम ने अच्छी फाइट बिल्ड की, अच्छी फाइट बिल्ड की। बिल्कुल राउंड 2 के पहले मैच में पाकिस्तान फुटबॉल टीम सऊदी अरब के मद्दे मुकाबल आई और सऊदी में जो प्रिंस अब्दुल्ला है उस स्टेडियम में ये मैच खेला गया, जिसमें सऊदी अरब ने मैच के आगाज से ही पाकिस्तानी टीम पर जो दबाव रखा और गोल करने की कोशिश में लगे रहे। मेजबान टीम की जानिब से जी पहला गोल सालेह शहरी ने किया 6 मिनट में, और पहले हाफ के इख्तिताम में सऊदी को पाकिस्तान के खिलाफ 1-0 की बढ़तरी हासिल थी। मैच के हवाले से कल हमने बात की थी, चूंकि हमारे साथ इनके जो स्टार प्लेयर थे वो भी मौजूद थे, और उन्होंने भी कहा कि मुकाबला बहुत सख्त है, बट दिल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि वो इस मुकाबले को एंड तक लेके जाएं। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने एफर्ट अच्छी पुट की। हमने सोचा कि इस हवाले से बात की जाए। हमारे साथ सादुल्लाह खान मौजूद हैं, फुटबॉल टीम के मेंबर, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच साद फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? दो के आप लोगों ने जितनी एफर्ट पुट की थी, फुटबॉलर है बिल्कुल, और जितनी आपने एफर्ट पुट की थी, जाहिर है अफसोस होता है एट द एंड ऑफ द डे जब आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन हाउ वाज द मैच, हाउ वाज द स्पिरिट, कैसी आप लोगों का मोटिव था इस मैच को लेके? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर टेकिंग मी लाइव। मैं ये कहता हूँ कि एशियन की जो स्ट्रॉन्ग साइड है, नंबर 1 कंट्री है एशिया के अंदर, आप अगर उसके अगेंस्ट खेलते हैं सो
वो एक मुझे जो एक फाइटिंग स्पिरिट था पाकिस्तान की तरफ से उनके अगेंस्ट खेला। मुझे नहीं लगता कि अगर वो एक ऐसे कंट्री के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं कि वो बिलियंस स्पेंड कर रहे हैं अपने फुटबॉलर्स के ऊपर। सो इट वाज अ ग्रेट फाइट। मैं कहता हूं कि बहुत ही पाकिस्तान ने शानदार मैच खेला उनके अगेंस्ट। ठीक है, आपको लगा कि पाकिस्तान ने शानदार मैच खेला, जो स्कोर का डिफरेंस का अगर मैं तो एक्सपेक्ट कर सकता था कि पाकिस्तान की टीम के लिए जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 4-0 इज अ फाइन आई मीन स्कोर, या आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे बीइंग अ प्लेयर? आपको कैसे लगता है इससे ज्यादा भी हो सकता था ये? मुझे ये पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा एक कम्पैक्टनेसशिप से खेला। मुझे 90 मिनट्स तक 2-0 चल रहा था। लास्ट स्टॉपेज टाइम एट द एंड 2 गोल हो गए 91 मिनट और 95 मिनट में। मैं इसको आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये 2-0 है, 4-0 नहीं है। बट हम अभी इसको ऑब्वियसली हम इसको कह नहीं सकते कि ये 2-0 है। बट पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा एक चीज जो मुझे नजर आई, जो पाकिस्तान के अंदर जो एक चीज चेंज हुआ था, वो हमारी जो एक टीम की कम्पैक्टनेस थी, चाहे वो अपोनेंट की जोन में या अपने जोन में, बहुत ही अच्छा एक कम्पैक्टनेस से खेला। इवन के हमारे जो प्लेयर्स थे वो एक दूसरे को समझ रहे थे। जो मैंने जो स्टीफन कॉन्टेस्टेंट की जो एक फिलॉसफी है, स्टाइल ऑफ प्ले, उनकी जो मॉडल है, वो हमारे जो एक टैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस है उन्होंने बहुत अच्छा हमारे प्लेयरों ने जो है वो गेट किया था, उसने डिलीवर किया। इस तरह टीमों के अगेंस्ट अगर आप इतनी अच्छा परफॉर्म करोगे, मैं ये समझता हूँ कि इट वाज अ 2-0 नॉट अ 4-0। ओके चलेंगे, तो अच्छी बात है। चूंकि बहरहाल सऊदी अरब की जो टीम है स्किल्ड टीम है, इंटरनेशनल टीम है, और रिसेंटली तो हमें याद है कि छुट्टी दे दी गई थी जब उन्होंने अर्जेंटीना को बीट किया था, और जो himself was very happy। तो इंडीड एक बहुत अच्छी पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है। और जो हमारे आने वाले मैचेस हैं क्वालिफायर्स को लेकर, चूंकि कंबोडिया के खिलाफ वी वर वेरी हैप्पी एंड क्वाइट सैटिस्फाइड द वे वी हैव मेड अ विक्ट्री, तो कितना हेल्प मिलेगा इस मैच से हमें आने वाले मैचेस के अंदर? ऑब्वियसली इट वाज अ वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस। मैं कहता हूं कि ये बहुत ही एसेंशियल है। इस लेसन से इससे हमें ग्रो करना चाहिए। और मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हूं, अगर हमने उसके होम में इतना अच्छा खेला, एक फुटबॉल खेला, बाल पोजीशन के भी उनके बाल पोजीशन के साथ खेला, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि अगर हमारे होम मैचेस में अगेंस्ट ताजिकिस्तान, अगेंस्ट सऊदीया, इंशाल्लाह द बॉयज विल फाइट एंड इंशाल्लाह मैं बहुत उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह यहाँ पे हम बहुत टफ टाइम देंगे दोनों टीमों को। जबरदस्त। अच्छा, अब अगला मैच जो पाकिस्तान का ताजिकिस्तान से है, जो कि 21 नवंबर को इस्लामाबाद में होने जा रहा है, ये राउंड 2 है ऑब्वियसली क्वालिफायर्स का। आप इसमें पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है या इसके बारे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस जो आगे क्वालिफायर में होने वाला है? मैं बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने अभी रिसेंटली यस्टरडे अगेंस्ट सऊदीया खेला, एज ए कम्पैक्टनेस, एज ए टीम, एज ए यूनिट खेला, मैं समझता हूँ अगर वो पाके अपने होम में इस्लामाबाद में अगर इस तरह खेलेंगे, मैं नहीं समझता कि हम ताजिकिस्तान को नहीं जीत सकते। मेरा सजेशन ये जरूर होगा कि हम जिस तरह अपने हाफ में इनको प्रेस कर रहे थे, हमें उनके अगेंस्ट उनके इसी तरह एज ए स्ट्रक्चर, एज ए बैलेंस्ड, हमें उनके हाफ में इसको प्रेस करना चाहिए, ताकि हम जो प्रेसिंग कर रहे हैं वो अटैकिंग रिवार्ड्स के लिए होना चाहिए, ना कि डिफेंसिंग स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि हमारी होम है, उनके अगेंस्ट प्रेशर होगा। सो we must be play as a attacking football। so ये कंसेप्ट चेंज करना चाहिए। जी, डिफेंस पे नहीं जाना चाहिए। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं इस वक्त साथ जो आपको देखने में लग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनके अंदर और पोटेंशियल है? अगर उनको बेहतर कोचिंग मिले, उनकी फिटनेस के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर बेहतर काम हो, तो दे कैन बी वो अपने आप को बेहतर तरीके से इंटरनेशनल फुटबॉल के जो मुद्दा है उनके सामने मनवा सकते हैं। कौन से प्लेयर्स का पोटेंशियल आपको लग रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर? पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे कि आप कह सकते हैं कि ये हर स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे जो खासकर जो एक चीज मैंने देखा कि इस फिलॉसफी के अंदर या इस मॉडल के अंदर जो स्टीफन की है, उसके अंदर जो मुझे नजर आया वो हमारे जो खासकर जो बैक से जो प्लेयर्स एक कम्पैक्टनेस शेप को जो मेंटेन कर रहा था, खासकर मामून मूसा और अब्दुल्ला इकबाल, वो जिस तरह अपने टीम को लीड कर रहा था, पुश कर रहा था, एंड देन जो वो 20 यार्ड्स या 20 मीटर्स जो एक डिस्टेंस होता है उसको मेंटेन करना होता है जब अटैकिंग जोन में बॉल चले जाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो टीम जो है वो टुगेदर
करता है, चाहे वो अटैकिंग जोन में हो या डिफेंसिंग जोन में हो। सो मुझे ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स, अब्दुल समद बहुत अच्छा खेला, इवन के जुनेद शाह बहुत ज्यादा अच्छा खेला, इवन के मिडफील्ड में हमारे बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स थे, अरुण बहुत अच्छा खेला। बहुत कौन सी ऐसी गलती की साथ जो हम कर रहे थे जो आपको बीइंग व्यूअर, बीइंग अ प्लेयर योरसेल्फ आपको लग रहा था कि इसको नहीं दोहराना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए इस गेम के अंदर? मैं जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि एक तो यूसुफ भट्ट बहुत ज्यादा, अगर आप फर्स्ट गोल या लास्ट गोल देखें, यूसुफ भट्ट बहुत ज्यादा, अगर बाल बिल्कुल टॉप 18 यार्ड में, अगर यूसुफ भट्ट को बहुत ज्यादा छोटी डी से बाहर निकल के वो यहाँ पर डाइव कर रहे हैं, तो यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। एक तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो स्टैंड करें, वेट करें, अगर आपके 5-6 प्लेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है तो आपको आगे नहीं आना चाहिए। देन दूसरी जो हमारे खासकर जो फुल बैक्स है, उनकी जो एक एज ए चैनल खेल रहे हैं, उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि उनको मिडफील्ड को और हमारे जो स्ट्राइकर्स है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, उनको और सपोर्ट चाहिए जब हमारे पास बॉल पोजीशन हो, क्योंकि हमने ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम था, हमने एज ए स्पेस ओरिएंटेड गेम खेला, एज ए स्पेस ओरिएंटेड फुटबॉल खेला, एज ए पोजीशन ओरिएंटेड नहीं था। सो अगर हम पोजीशन ओरिएंटेड फुटबॉल खेलेंगे तो हमें बहुत ज्यादा हमारी बेहतर फॉर्मेशन हो पाएगी। वन लास्ट क्वेश्चन साथ, आपने खुद भी खेला है और आप टीम को खेलते देख भी रहे हैं। फुटबॉल को मेरे भी जर्नलिस्टिक करियर के अंदर पहली दफा हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं, पहली दफा पाकिस्तान की टीम की हम इतनी बात कर रहे हैं फुटबॉल को लेकर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपको बीइंग प्लेयर कैसा फील हो रहा है? आई मीन पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम्स के साथ खेल रहा है, पाकिस्तान की फुटबॉल डिस्कस हो रही है और हमें उम्मीद लग गई है कि हम इस पर थोड़ी और मेहनत करें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैसी फीलिंग है बीइंग प्लेयर ये साथ? ऑब्वियसली फीलिंग तो ये वीडियोस आ रहे हैं, सो आपकी कंट्री का एक इमेज जो है वो दुनिया के अंदर एक ब्रांडिंग हो रही है आपके पाकिस्तान का अक्रॉस द वर्ल्ड। सो मैं ये कहता हूं कि एक इमेज हमारी जो है वो आपको बताया कि अरब के अंदर एंड बियॉन्ड वहां पे आपकी एक इमेज आ रही है कि आपके कि हम की स्पोर्ट्स लविंग नेशंस है। तो मैं कहता हूं कि एज ए प्लेयर आपको क्या चाहिए, दुनिया के आपका नाम चल रहा होता है, तो ये फुटबॉल जो है ये थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया साथ कि आप पॉइंट किया। हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है लेकिन स्टिल वी मेड श्योर कि हम कुछ ना कुछ डिस्कशन प्रोडक्टिव करें, और जिसे इमरान ने कहा कि हम फुटबॉल को लेकर पहली दफा इतनी ज्यादा बात करें, इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड गुड न्यूज फॉर अस के पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा फुटबॉल हो या दीगर स्पोर्ट्स हैं उनको अच्छे तौर पर हम डिस्कस करें। क्रिकेट के अलावा भी कोई बात हुई, हमारे एथलीट्स मेहनत कर रहे हैं भाई हर शोबे के अंदर, सो हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह, आप देखते रहेंगे। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, आई हैव टू टॉक अबाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट, मैं इनको कहता हूं, पाकिस्तानी ड्रामाज ने, पाकिस्तानी शोबिज ने वैसे तो कमाल के फनकार, कमाल के अदाकार पैदा किए, लेकिन मैं इनका बहुत बड़ा मद्दाह हूं। मैं रेडियो टीवी पर बेहतरीन अदाकारी का जादू जगाने वाले शफी मोहम्मद शाह साहब की बात कर रहा हूं। उनको मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत चुके हैं। शफी मोहम्मद शाह की लाजवाब अदाकारी में यकीनी तौर पर उनका कोई सानी नहीं। शफी मोहम्मद शाह 1949 को सिंध के शहर कुनियारों में पैदा हुए। उन्होंने अपनी जो फनी जिंदगी है उसका आगाज रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया। 70 की दिहाई में पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे उड़ता आसमान में एक छोटा सा किरदार निभाया, जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। मोहम्मद साहब को उनकी 16वीं बरसी के मौके पे हम याद कर रहे थे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ओह सो लास्ट सेशन है प्रोग्राम का। इससे पहले कि हम साइन आउट करें, कारवां सराय आप हमारा शो देखते हैं और हम आपको बताते हैं कि इस दफा इस इतवार को मुस्तनसर हुसैन तारर साहब इस पे क्या बात करेंगे। फलस्तीन के हवाले से डिस्कशन चल रही थी, इस दफा क्या है 8:05 ऑन संडेज ऑन कारवां सराय, आपको दिखाते हैं। आप ये फरमाए कि आपने बहुत तफसील से अर्ज़ फ़लस्तीन को देखा, गज़ा को देखा, तो इसके तासुरात क्या है, और उसके अलावा वहाँ जो सेटलमेंट्स की है, जो यहूदियों को आबाद किया जा रहा है फ़लस्तीनी इलाकों में, उसकी क्या सूरत हाल? पहली बात, ये जो इलाका है गज़ा का, जिसे हम गज़ा की पट्टी या गज़ा स्ट्रिप कहते हैं, ये एक बहुत कदीम इलाका है। तकरीबन 1500 ईयर्स BC से यहाँ पर लोग हमेशा से आबाद रहे हैं, और ट्रेडिशनली ये इलाका हमेशा से इजिप्ट का हिस्सा रहा, मिस्र का। जैसे कि अगर आप जोग्राफिया देखें गज़ा स्ट्रिप का, तो उसके एक साइड पर प्रेजेंट डे सो कॉल्ड इसराइल है, उसके एक साइड के ऊपर मेडिटेरेनियन सी यानी बहीरा रूम है, और एक साइड पर तकरीबन 11-12 किलोमीटर का इनका हिस्सा जो है वो इजिप्ट से लगता है। तो ट्रेडिशनली हमेशा से इजिप्ट का हिस्सा रहा, और 1948 में बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद जब यहाँ पर स्टेट ऑफ इसराइल का क़याम हुआ, तो वो लोग
वो जो उसमें फिर जो जंग हुई और मैस इमिग्रेशन हुई यूरोप से ज्यूस की, और उसमें जो स्कर्मिशेस और झगड़े हुए, उसमें से जो लोकल फ़लस्तीनी जो थे मेनलैंड फ़लस्तीन इसराइल से डिस्प्लेस हुए, वो ग़ज़ा की पट्टी में आकर आबाद हुए, और ये वही लोग हैं जो आज तक उनकी नस्लें जो हैं वहाँ पर आबाद हैं। आप हमें ये बताएं कि हमारी समझ में ये नहीं आता कि हर तरफ से वो महसूर है, तो वो कैसे गुज़राकात करते हैं? उनको आटा, घी, दाल, चावल, मतलब उनका ज़रिया मुआश क्या है, किस तरह गुजारा करते हैं? तो शुरू में उन्होंने इजाज़त दी थी कि जी जो फ़लस्तीनी मछेरे हैं वो 10 नॉटिकल माइल्स तक जाकर मछली पकड़ सकते हैं, फिर उन्होंने इसे कम करके 7 किया, फिर 5 किया, और आजकल जब मैं कुछ अर्से पहले, कुछ माह पहले वहाँ पे था जून के अंदर, तो वहाँ पे सिर्फ 2 नॉटिकल माइल्स तक फ़लस्तीनी मछेरे जाकर मछली पकड़ सकते हैं, जो कि बेसिकली 2 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द शोर आपको मछली नहीं मिलती है। उसकी वजह से बहुत सारे जो वो लोग जिनकी नस्लों से ये काम जो था, ये फिशरी था और मछलियाँ पकड़ना था, वो बेरोज़गार हो गए। एजेंडा जो है अब किसी भी एक ऐसी चीज़ को जो कि तासुब पर, नस्ल पर कायम हो, उसको कायम रखने के लिए आपको एक रूहानी चार्जर चाहिए होता है और एक माइथोलॉजी चाहिए होती है। रूहानी चार्जर ये किया कि उन्होंने यहूदियत को अगवा किया, यानी कि जो असल यहूदी हैं जो कि उम्मत मौसवी हैं और तौरात के मानने वाले हैं, वो सारी दुनिया में इस जुल्म के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, लंदन हो, कहीं भी हो, क्योंकि उन्हें पता है कि यहूदियत के नाम पर इस दुनिया में क्या किया जा रहा है, सहूनियत क्या कर रही है। तो वो रूहानी उन्होंने चार्जर वहाँ से लिया कि उन्होंने यहूदियत को अगवा किया और उसको एक मजहबी वो दिया, और दूसरी उन्होंने चंद माइथोलॉजीज क्रिएट की, और उसमें से सबसे बड़ी माइथोलॉजी ये है कि हम आज से 2000 साल पहले ये मुल्क छोड़कर चले गए थे और ये मुल्क हमारा है, और होली स्क्रिप्चर्स में हमें इसका वादा किया गया है। किसी ने 18 मौसम खिज़ां देखे, किसी ने सालगिरह का केक काटा और किसी ने नहीं, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत ही कम था। वो सिर्फ आज के दिन के बच्चे थे, एक और दिन देखना उनके नसीब में न था। वो तो एक मुख्तसर मुलाकात के लिए आए थे, और इसके बावजूद उन्होंने एक नूरानी अलूहियत का सफ़र किया, अबद से फना तक, फ़लस्तीन के परचम में कफनाए हुए 4 से 18 बरस। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि फ़लस्तीन का हर बच्चा फ़लस्तीन के हवाले से आप गुफ्तगू सुन सकेंगे इतवार की रात 8:05 पे कारवां सराय में। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अब मंडे को। कल परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देखिएगा। Have a great तब तक के weekend. लिए अल्लाह हाफ़िज़।